हाँ जी, सीए फाइनल वालों कैसे हो आप सब? सेल्फ पेस्ड एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर ये इन डेप्थ पढ़ना जरूरी है। भाई साहब, पहली बात ध्यान रखना कि शुरुआत में पेपर जो आ रहे हैं 1 महीने तक आ रहे हैं वो बड़े हल्के लेवल के हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास पहले क्वेश्चन नहीं थे। जब क्वेश्चन नहीं थे तो इन हाउस टीम ने क्वेश्चन बनाए, और उन बेचारों के ऊपर जितना प्रेशर था वो बेचारे हल्के फुल्के क्वेश्चन बना के निकल लिए। पर अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो 1 महीने बाद जो बनेंगे उनका लेवल बड़ा मजेदार होगा। और खासकर जो क्वेश्चन इंटीग्रेटेड बिजनेस स्टडी में पूछे जाएंगे उनका तो वाह 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 वाह, मजेदार लेवल होगा। मजा ही आ जाएगा देखना, ऐसा ऐसा लेवल होने वाला है। तो जो हम पढ़ रहे हैं, अब आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि आप कहो कि जी हम जब ये वाला कर रहे हैं, एसपीओएम का पेपर दे रहे हैं तो हल्का पढ़ लेते हैं, फिर इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन के टाइम पे क्या करोगे? तो इसलिए ये जो क्लासेस हैं, ये जो इन डेप्थ क्लासेस हैं, आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगी कॉन्सेप्ट को समझने में, ताकि इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन और एसपीएम के आने वाले अगस्त वगैरह से जो पेपर आएंगे उसको आप सॉल्व कर पाए। ठीक है जी, चलिए आइएगा, देखना शुरू करते हैं अब हम। सेबी एलओडीआर। एलओडीआर क्या है? लिस्टिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ लिस्टिंग एंड अदर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। मतलब भाई साहब, सेबी ने एलओडीआर रेगुलेशंस क्यों जारी की 2015 के अंदर? ताकि जो लिस्टेड एंटिटीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा डिस्क्लोजर कर सके। ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो आज के डेट पे हैं क्या मांगते हैं? अपनी बैलेंस शीट का, कंपनीज की बैलेंस शीट का डिस्क्लोजर मांगते हैं। तो एलओडीआर रेगुलेशंस के अंदर डिस्क्लोजर की बात की गई। ये भी बताया गया कि कंपनी तुम्हारे जीवन में जो छोटी से छोटी घटना होगी उस छोटी से छोटी घटना को भी आप डिस्क्लोज करोगे, ताकि मेंबर्स तक वो घटना पहुंच सके, ताकि इन्वेस्टर्स तक वो घटना पहुंच सके। ठीक है जी। तो इसी को बेस में, इसी को ध्यान में रख के ये पूरी की पूरी रेगुलेशन बनाई गई। अच्छा हुआ इस रेगुलेशन को काफी लिमिट रखा गया, वरना ये इन डेप्थ रेगुलेशन है। आईसीडीआर जितनी रेगुलेशन है, आईसीडीआर तो ऐसे डाला ना इंस्टीट्यूट ने कि भर भर के डाला कि ले ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, कुछ नहीं छोड़ा। चलिए खैर, आइएगा बढ़ते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रेगुलेशन। तो ये रेगुलेशन किसके ऊपर लगती है? केवल लिस्टेड एंटिटी के ऊपर लगती है। अच्छा, कौन सी लिस्टेड एंटिटी के ऊपर लगती है? जिसकी कोई भी इन सिक्योरिटीज में से कोई भी सिक्योरिटी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर होगी। अच्छा, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन द मेन बोर्ड, एसएमई बोर्ड और आईजीपी। ये बात तो आप पहले से ही जानते हैं। 3 तरीके के बोर्ड होते हैं, एक होता है एसएमई बोर्ड, एक होता है मेन बोर्ड। दोनों पे खास बात क्या होती है कि यहाँ पर केवल पब्लिक कंपनियां ही ला सकती हैं। एसएमई बोर्ड और मेन बोर्ड के अंदर फर्क क्या होता है? वैसे मेन बोर्ड के अंदर वो कंपनियां आती हैं जिनकी पेडअप कैपिटल 25 करोड़ से ऊपर होती है, मैंने पहले बताया हुआ ये। एसएमई बोर्ड पे वो आती हैं जिनकी पेडअप कैपिटल 10 करोड़ तक होती है। फिर जो 10 करोड़ से ऊपर और 25 करोड़ तक आती है उनके पास ऑप्शन होता है कि वो मेन बोर्ड यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी जा सकते हैं या फिर एसएमई एक्सचेंज पे भी जा सकते हैं। दोनों ऑप्शन होते हैं उनके पास, बट दोनों में पब्लिक लिमिटेड कंपनी आती है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आईजीपी, इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म, तो ध्यान रखना इसका फीचर ये है कि यहाँ प्राइवेट या पब्लिक दोनों आ सकती हैं। वो कैसे? देखो जी, प्राइवेट कंपनियां पब्लिक ऑफरिंग तो कर नहीं सकती, पब्लिक तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो प्राइवेट कंपनी की शेयर कैपिटल कैसे बनती है? प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में भी लिस्टेड हो सकती है, यस। उसके लिए हमने स्पेशल स्टॉक एक्सचेंज बनाई हुई है जिसका नाम है इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म। इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म के अंदर वो कंपनियां लिस्ट हो सकती हैं जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू अपनी कैपिटल रेज करना चाहती हैं, बट उनको कैपिटल देने वाले इन्वेस्टर्स की ये शर्त है कि हम यहाँ पे कैपिटल लगाने को तैयार हैं, मगर शर्त ये है कि आपका लिस्ट होना जरूरी है। जैसे मेक माई ट्रिप बेस्ट एग्जांपल है। तो इसलिए इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे वो कंपनियां आती हैं जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इक्विटी रेज करती हैं, और वो अगर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इक्विटी रेज करते हुए अपने आप को लिस्ट कराती हैं तो ना वो मेन बोर्ड पे लिस्ट हो सकती है, ना एसएमई पर। वो लिस्ट कहाँ पर होती है? आईजीपी पर लिस्ट होती है, इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये रेगुलेशन किसके ऊपर अप्लाई होती है? लिस्टेड एंटिटी के ऊपर अप्लाई होती है जिसकी कोई भी सिक्योरिटी यहाँ पर इन 3 स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट है। उसके बाद नॉन कन्वर्टेबल, जिसके सिक्योरिटी लिस्ट है, कहां पर लिस्ट है? किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है। जिसके आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट लिस्ट है, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। जिसका कोई भी सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल
मैंने कंपनियों की चर्चा की, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां क्या होती हैं कि जो बैंक्स होते हैं, जो कि जिनके की एनपीए हो जाते हैं, तो उस एनपीए को टेक ओवर कर लेती हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, क्योंकि बैंक कई बार अपने डेट की रिकवरी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास इतना स्टाफ नहीं होता, एक्सपर्टाइज नहीं होता कि वो जाकर अपने अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकें जो उन्होंने कोलेटरल के रूप में रखी थी। तो बैंक्स क्या करते हैं, ऐसे एनपीए को उठा के बेच देते हैं। जब एनपीएस को बेचते हैं बैंक, तो इसे खरीदता कौन है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सस्ते दामों पर खरीद लेती है। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इन ऐसे एनपीए को खरीदने के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टर से पैसा उठाती है और उनको बदले में डिबेंचर्स वगैरह इशू करती है, जिसे कहते हैं डेट सिक्योरिटीज, सिक्योरिटाइज डेट सिक्योरिटीज। फिर सिक्योरिटी रेसिप्ट, फिर यूनिट्स इशूड बाय द म्यूचुअल फंड्स, फिर एनी अदर सिक्योरिटी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। तो भाई साहब बड़ी सीधी सी बात है, हिंदी में कहना क्या चाह रहा है कि अगर लिस्टेड कंपनियां, तुम इनमें से कोई भी सिक्योरिटी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करोगे, जो भी सिक्योरिटीज आपको समझ आ रही है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करोगे, स्टॉक एक्सचेंज मतलब चाहे वो मेन बोर्ड पे करो, एसएमई पे करो, इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे करो, या फिर कोई भी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करोगे, कोई भी डेट सिक्योरिटी इशू करोगे, कोई भी सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू करोगे, कोई भी यूनिट्स बाय द म्यूचुअल फंड जो भी इशू होगी, वो सब उन सब के ऊपर ये रेगुलेशन अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। फिर आगे वाली लाइन कहती है, कहता है जी ऐसा है, द प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशन विच बिकम एप्लीकेबल टू द लिस्टेड एंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, आपने सुना होगा लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, सुना होगा। अच्छा मान लीजिए कोई कंपनी ऐसी है जो कि लार्ज कैप है, कोई लार्ज कैप, ऐसे फॉर एग्जांपल लार्ज कैप बनते हो 30,000 करोड़ से ऊपर। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकलती है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट प्राइस पर शेयर है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलती है। अगर ये मार्केट कैपिटलाइजेशन 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ से ऊपर है, तो वो कंपनी कहलाती है, लिस्टेड कंपनी कहलाती है लार्ज कैप। लो जी समझ आ गई बात। तो लार्ज कैप कब बनते हो, जब आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 30,000 करोड़ से ऊपर होती है। तो कहता है अगर मान लीजिए आप लार्ज कैप थे, तो आपके ऊपर सर्टेन रेगुलेशन अप्लाई होना शुरू हो गई। अब आप लार्ज कैप नहीं रहे, शेयर की वैल्यू गिर गई, तो कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, आप फिर भी लार्ज कैप वाली रेगुलेशन से ही गवर्न होते रहोगे। चलिए, यानी कि द प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशन विच बिकम एप्लीकेबल टू द लिस्टेड एंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन shall continue to apply such listed entity even if they fall below such threshold। यानी कि अगर आप स्मॉल कैप थे, अब बढ़ के मिड कैप हो गए, तो मिड कैप वाली लगेगी, क्योंकि फॉल होने पे वही लगती रहती है। मिड कैप थे, मिड से स्मॉल आ गए, तो मिड कैप वाली लगती रहेगी। समझ आया। चलिए फिर, the provision of these regulation will become applicable to the listed entities on the basis of the criteria of the value of the outstanding listed debt security shall continue to apply such listed entity even if they fall below such threshold as mentioned in subregulation 1A of regulation 15। कुछ नहीं करने की जरूरत, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कहता है जी ऐसा है, ये जो रेगुलेशंस आप पढ़ रहे हैं, अगर एक बार लिस्टेड एंटिटी को अप्लाई हो गई, ये जो रेगुलेशन अगर आप पढ़ रहे हैं, ये अगर एक बार लिस्टेड एंटिटी को अप्लाई हो, भाई साहब एक बार अगर लिस्टेड एंटिटी को अप्लाई हो गई तो कंटिन्यू टू अप्लाई होती रहेगी। अब ये सवाल उठा, ये मतलब क्या हुआ इसका, अभी सर इलेबोरेट करो इसका मतलब। इसका मतलब ये है, देखो एक रेगुलेशन दी हुई है, रेगुलेशन नंबर 15 सब रेगुलेशन नंबर 1 है। अब ये रेगुलेशन नंबर 15 सब रेगुलेशन नंबर 1 है, क्या कहती है, कहता है जी अगर मान लीजिए आपका एफ, जो आपकी डेट सिक्योरिटीज है, इफ डेट सिक्योरिटीज जो आउटस्टैंडिंग है वो कितनी है, मोर देन 500 करोड़ की है, तो आपके ऊपर रेगुलेशन 15 लग जाएगी, जिसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट है आपके लिए, बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी डेट जो आउटस्टैंडिंग डेट है, जो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है, उनकी वैल्यू 500 करोड़ रुपए से ऊपर है, तो आपके ऊपर रेगुलेशन अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। सपोज आपके ऊपर रेगुलेशन 15 अप्लाई होना शुरू हो गई, उसके बाद आपकी डेट की वैल्यूएशन कम हो गई। अगर डेट की वैल्यूएशन कम भी हो गई, तो भी आप इस रेगुलेशन के अंदर चलते रहोगे, इस रेगुलेशन के अंदर कंटिन्यू रहोगे, कंटिन्यू टू फॉलो करते रहोगे। पर द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन व्हिच बिकम एप्लीकेबल टू द लिस्टेड एंटिटी on the basis of criteria of the value of the outstanding listed security shall continue to apply even if they fall below such threshold limit, जो कि 15(1)(a) के अंदर मेंशन है, जो कि है मोर देन 500 करोड़ का वैल्यूएशन ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। ठीक है जी।
चलिए जी, तो ये मेरा था पहली रेगुलेशन नंबर 3, जिसने बात की कि ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई होगा, कौन कौन से सिक्योरिटीज पे अप्लाई होगा। फिर इसने कहा कि एक बार रेगुलेशन अप्लाई हो गई, चाहे आपका मार्केट कैप बड़े वाला था उससे फिर नीचे गिर गया तो भी बड़ी वाली ही रेगुलेशन आपके ऊपर लगती रहेंगी। सिमिलरली डिवेंचर्स के ऊपर भी, अगर मान लीजिए आपकी डेट सिक्योरिटी थी जो कि रेगुलेशन 15 के अंदर 500 करोड़ से ऊपर का वैल्यूएशन था आउटस्टैंडिंग का, और अगर नीचे गिर गया तो भी आपके ऊपर रेगुलेशन 15 नाम का चैप्टर चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। हाँ जी, कुछ लिस्टेड एंटिटीज की कॉमन ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है रेगुलेशन नंबर 5। कहता है जी कुछ जनरल ऑब्लिगेशन है। जनरल ऑब्लिगेशन हर लिस्टेड कंपनी को इंश्योर करने पड़ेंगे। क्या कि आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप कुछ केएमपी अपॉइंट कर रहे हो, डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हो, प्रमोटर्स अपॉइंट कर रहे हो, या फिर एनी अदर पर्सन अपॉइंट कर रहे हो डीलिंग विद द लिस्टेड एंटिटी, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा टू कंप्लाई विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन इफ असाइन टू देम अंडर दीज रेगुलेशन। मतलब अब कोई तो होगा ना जो इन रेगुलेशंस का पालन करेगा, तो इन रेगुलेशन का पालन करने के लिए आपको अपने केएमपी डायरेक्टर्स या फिर एनी अदर पर्सन डीलिंग विद द लिस्टेड एंटिटी में से किसी ना किसी को डेजिग्नेट करना पड़ेगा जो कि इन सारी रेगुलेशंस का, लिस्टिंग रेगुलेशंस का पालन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कंप्लायंस ऑफिसर एंड इज ऑब्लिगेशन। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपको क्या कहते हैं, ऑडिटर्स कहते हैं, ऐसे सीएस बनने के बाद इनको क्या कहते हैं, कंप्लायंस ऑफिसर। तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कंप्लायंस, भाई सारे कंप्लायंस देखना, जो भी एप्लीकेबल लॉ है जो किसी एंटिटी के ऊपर लग रहे हैं उनका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वैसे तो इनको भी लगाया जाएगा इस काम में, बट कंप्लायंस ऑफिसर भी रहेंगे। तो लिस्टेड एंटिटी शेल अपॉइंट अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एज द कंप्लायंस ऑफिसर। अब कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पहला कंफर्म करना क्या कि रेगुलेटरी प्रोविजंस एप्लीकेबल कौन कौन से हैं किसी भी लिस्टेड एंटिटी पे। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी की बात करूं तो कौन कौन से एप्लीकेबल प्रोविजन होंगे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, सेबी एक्ट, सिक्रा एक्ट, और फिर हमारा कंपनीज एक्ट, मतलब ये सारे। तो किसी भी एंटिटी पे कौन कौन से प्रोविजन लगते हैं इसको कंफर्म करना। फिर कोऑर्डिनेशन करना और रिपोर्ट करना द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को, डिपॉजिटरी को, विद रिस्पेक्ट टू द कंप्लायंस, कि हमने सभी की सभी चीजों का कंप्लायंस कर लिया है, इनको रिपोर्टिंग करना। उसके बाद इंश्योरिंग दैट करेक्ट प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, correct procedure have been followed that would result in the correctness and authenticity of the information statement and report filed by the listed entity। मतलब हम करेक्ट प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से करेक्ट रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन वगैरह लिस्टेड एंटिटी फाइल करेगी। सब कुछ करेक्ट प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है इसके द्वारा। एंड ग्रीवेंसेस रिड्रेसल डिवीजन, हर लिस्टेड एंटिटी में एक इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है। तो मॉनिटरिंग द ईमेल एड्रेस, यानी कि जो ग्रीवेंसेस एड्रेस है उसका ईमेल एड्रेस प्रॉपर है, मेल्स आती हैं उस पे, उनका कंप्लायंस, उन कंप्लेंट का निपटारा भी किया जाता है कि नहीं, ये सारे काम किसके हैं, कंप्लायंस ऑफिसर विल मेक श्योर। एक बार सारे काम रिकॉल करना, कंप्लायंस ऑफिसर के, हर लिस्टेड एंटिटी को कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा जी। काम क्या है, पहला मॉनिटरिंग किसका, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल डिवीजन, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल डिवीजन। रिपोर्ट करना किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को, डिपॉजिटरी को, कि भाई साहब हम कंप्लायंस कर रहे हैं। फिर इंश्योर करना कि जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे जा रहे हैं वो एकदम करेक्ट है, जिनके द्वारा करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है बाय द लिस्टेड एंटिटी। फिर उसके द्वारा कंफर्म करना कि जितने भी एप्लीकेबल प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं जो कि लिस्टेड एंटिटी के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। तो ये सारा काम किसका है, कंप्लायंस ऑफिसर का है, मतलब जो कौन होता है, लिस्टेड एंटिटी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी होता है। क्लियर हो गई इतनी बात भी, और आगे बढ़ते हैं। शेयर ट्रांसफर एजेंट, आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि सर डीमेट के अंदर लाखों लाखों शेयर एक दिन में ट्रांसफर होते हैं। किसी दिन ना वॉल्यूम देखना सुजलॉन का प्लस यस बैंक का, हैरान हो जाओगे इन दोनों में कितना वॉल्यूम डील करता है। बट फिलहाल अगर आप देखोगे लाखों लाखों करोड़ों शेयर एक एक दिन में ट्रांजैक्ट हो रहे हैं, तो फिर डेली बेसिस पे रजिस्टर और मेंबर को अपडेट करने का काम कौन करता है, सबसे पहले ये काम करते हैं डिपॉजिटरी। फिर डिपॉजिटरी ये काम करके बैकअप में रखते हैं किसको, शेयर ट्रांसफर एजेंट को। शेयर ट्रांसफर एजेंट कौन होता है, कंपनी का एक ऑफिसर होता है जिसका काम इन शेयर्स के ट्रांसफर को शेयर के ट्रांसफर को रजिस्टर्ड करना होता है। मतलब ट्रांसफरर का नाम हटाना, ट्रांसफरी का नाम उसकी जगह पर रिप्लेस करना। तो ये काम किसका होता है, शेयर ट्रांसफर एजेंट का। तो हर लिस्टेड एंटिटी में क्या शेयर ट्रांसफर एजेंट होना जरूरी है, यस। shall appoint a share transfer agent or manage the share transfer facility in house।
तो या तो अपने ही किसी ऑफिसर को इस काम में लगा दो या फिर एक आउटसोर्स कर लो, मतलब आउटसोर्स करने का भी ऑप्शन है या फिर इन हाउस फैसिलिटी का भी ऑप्शन है, आपकी इच्छा पर है। उसके बाद हम आते हैं जी प्रायर इंटीमेशन ऑफ द बोर्ड मीटिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज। देखो जी ऐसा है, कंपनी के जीवन काल में कई घटनाएं हो सकती हैं। अब उन कई घटनाओं से शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी एक बोर्ड मीटिंग कंसीडर करने जा रही है, जिस बोर्ड मीटिंग के अंदर कंपनी ये कंसीडर करेगी कि भैया हम इस बार का डिबेंचर का रिडम्पशन नहीं कर पाएंगे। भाई तबाही मच जाएगी ये न्यूज सुन के। फिर बोर्ड मीटिंग हो रही है कि इस बार हम डिविडेंड 200% का डिक्लेयर करने जा रहे हैं, खुशी की लहर दौड़ जाएगी। तो फिर लॉ कहता है कि हर चीज को पहले स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करो घटना होने से पहले, ताकि शेयर होल्डर अपने डिसीजन को अप्रोप्रिएटली एडजस्ट कर सके, मार्केट को इस चीज की सूचना मिल सके। तो हर कंपनी को अपने बोर्ड मीटिंग से पहले, जिसमें तुम कुछ डिसीजन लेने वाले हो, एजेंडा तो पहले ही डिक्लेयर होता है ना कि इस बोर्ड मीटिंग का एजेंडा ये है, तो उस बोर्ड मीटिंग के होने से पहले आपको कुछ दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। अच्छा, कितने दिन पहले बताना पड़ेगा? अब अलग अलग घटना के लिए अलग अलग दिन हैं। जब आप क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रहे हो या ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रहे हो, तो ये जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है इसके बारे में कम से कम 5 दिन पहले इन एडवांस आपको बताना पड़ेगा। ध्यान से, अगर आपका अटेम्प्ट है मई 2025, तो ये 5 को मान लेना 2 है, ये डेज को मान लेना वर्किंग डेज है, 2 वर्किंग डेज ये वाला। अगर मई 2025 है, क्योंकि 15 मई 2024 को ये लिमिट 5 से 2 वर्किंग डेज हो गई है, बट मई 2025 से पहले यानी कि नवंबर 2024 तक ये एज इट इज चलेगा, घबराना मत देख के, ठीक है। चलो, तो फाइनेंशियल रिजल्ट की सूचना जो बोर्ड मीटिंग के अंदर आप कंसीडर करने वाले हो ना, फाइनेंशियल रिजल्ट, क्वार्टरली फाइनेंशियल, एनुअली फाइनेंशियल रिपोर्ट, उस बोर्ड मीटिंग के होने से 5 दिन पहले कम से कम स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर दो कि हाँ जी हमारी बोर्ड मीटिंग होने वाली है जहां पर हम क्वार्टरली रिजल्ट कंसीडर करेंगे। आप देखते हो ना, जब रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं तो शेयर के मूवमेंट आता है, बहुत भयंकर मूवमेंट आते हैं। तो भाई एक्सक्लूडिंग, तो शेयर होल्डर उसके लिए तैयार रहे, पहले ही बता दिया जाता है, एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ मीटिंग एंड द डेट ऑफ इंटीमेशन, दोनों को एक्सक्लूड करके, यानी कि 5 दिन का गैप इन दोनों को एक्सक्लूड करके होना चाहिए। यहां वर्किंग डेज नहीं लिखे मगर अब चेंज कर दिया गया है, बाद में 2025 से चेंज है, ध्यान रखना, अभी 5 डेज है। उसके बाद अदर मैटर्स की अगर मैं बात करूं, बाकी मैटर्स, देखो जी कई सारे मैटर्स ऐसे होंगे जहां पर कम से कम 2 वर्किंग डेज पहले बताना पड़ेगा आपको। वर्किंग डे ध्यान रखना, वर्किंग डे मंडे टू फ्राइडे चलती है स्टॉक एक्सचेंज। फिर एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ द इंटीमेशन एंड द डेट ऑफ द मीटिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है जी। किस किस बारे में 2 दिन पहले बताना पड़ेगा? अगर कंपनी वॉलेंटरी डीलिस्टिंग करने वाली है, वॉलेंटरी डीलिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटीज हो रही हैं। फिर फंड रेजिंग कर रहे हो, फंड रेजिंग कैसे कर सकते हो? जैसे आज जी ने इन्फॉर्म किया है कि हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट लाने वाले हैं। वाह 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 वाह, बहुत बड़ी जी की भी घटना है, खैर डिस्कस करेंगे। एंड फंड मतलब मैं अपने चैनल पे कॉर्पोरेट न्यूज में डिस्कस करते रहता हूँ इनका ये जो फंड रेजिंग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के पीछे भी प्लान है ना, ये बहुत गहरी साजिश है। तो उसका पर्दा मतलब उसके पीछे की साजिश क्या है, मैं अगले 1 या 2 दिन में कॉर्पोरेट न्यूज लाऊंगा, सुनना जरूर। हाँ जी, फिर अगर एडीआर के थ्रू पैसा रेज कर रहे हो, फर्दर पब्लिक ऑफर ला रहे हो इनिशियल पब्लिक ऑफर क्यों नहीं? क्योंकि आईपीओ इसलिए नहीं क्योंकि लिस्टेड कंपनी है ना, तो इसका मतलब आईपीओ तो ला चुकी होगी, ठीक है। राइट इशू ला रहे हो, करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ला रहे हो, डिपॉजिटरी रिसिप्ट ला रहे हो, डेट इशू ला रहे हो, प्रेफरेंशियल इशू ला रहे हो, और एनी अदर मेथड एंड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द इशू प्राइस। तो इन सब के लिए बोर्ड मीटिंग जो होने वाली है कम से कम 2 दिन पहले सूचना दे देना, बोर्ड मीटिंग होने से 2 दिन पहले, ठीक है जी। आगे फिर उसके बाद डिविडेंड का डिक्लेरेशन हो रहा है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग द कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और ऑफ डिबेंचर कैरिंग अ राइट टू सब्सक्राइब टू द इक्विटी शेयर्स और टू पासिंग ओवर ऑफ द डिविडेंड, मतलब इन सब का जब भी डिसीजन लेने वाले हो 2 दिन पहले बता देना। डिक्लेरेशन ऑफ द प्रपोजल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द बोनस सिक्योरिटी, बोनस देने वाले हो, बोनस शेयर्स, प्रपोजल फॉर बायबैक ऑफ द सिक्योरिटीज, ध्यान रखना बायबैक करने वाले हो, कम से कम 2 दिन पहले बता देना। अभी तक आपने क्या पढ़ा है? 5 दिन पहले क्या बताने हैं? फाइनेंशियल रिजल्ट। कौन से फाइनेंशियल रिजल्ट? चाहे क्वार्टरली हो चाहे ईयरली हो,
फिर 2 वर्किंग डेज पहले क्या बताना है, वॉलेंटरी डिलिस्टिंग, फर्दर पब्लिक ऑफर, राइट इशू, एडीआर, जीडीआर, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, प्रेफरेंशियल इश्यूज, ये सब बताना है। फिर डिविडेंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, बायबैक, बोनस, सबके बारे में 2 दिन पहले बताना है। अच्छा, फिर एक क्लॉज कहता है 11 दिन पहले भी बताना है। अच्छा, 11 दिन पहले क्या बताना है, पढ़िएगा। द लिस्टेड एंटिटी शैल गिव इंटीमेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज एट लीस्ट 11 वर्किंग डेज, हाँ जी, बिफोर एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल इज प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग होने से 11 वर्किंग डेज पहले कम से कम आपको बता देना है स्टॉक एक्सचेंज को क्या, any alteration in the form or nature of any of its security data listed on the stock exchange or in the right or the privileges of the holder thereof. फॉर एग्जाम्पल डिवेंचर को इस बार का हम इंटरेस्ट नहीं पे कर पाएंगे, ओ भाई, तो बताना पड़ेगा। फिर any alteration in the date in which the interest on the debentures or bonds or the redemption amount of the redeemable share or the debentures or bonds shall be payable. यहां हालात बड़े गंभीर वाले। रिलायंस कम्युनिकेशन अब तो खैर डूब ही गई है, इसने डिले सबमिशन किया था, तो फिर सेबी ने पेनल्टियां लगाई थी। यानी कि अगर कोई ऑल्ट्रेशन कर रहे हो इंटरेस्ट में या रिडम्पशन की डेट में, मतलब आज नहीं देंगे कल देंगे पैसा, इंटरेस्ट जो है इस बार का दे ही नहीं पाएंगे, तो फिर फॉर एग्जांपल रिलायंस कम्युनिकेशन इन्फॉर्म द फेलियर टू सर्व द इंटरेस्ट और फेलियर टू रिडीम द डिबेंचर्स, या फिर उनके अंदर राइट के अंदर ऑल्ट्रेशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल 15% नहीं 10% देंगे, कुछ भी अगर उनके राइट को वेरी कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो पहले 11 दिन पहले बताना पड़ेगा। तो अभी तक आपने देखा एक 5 दिन की कंडीशन है बिफोर द बोर्ड मीटिंग, एक 2 वर्किंग डेज की कंडीशन है बिफोर द बोर्ड मीटिंग, एक 11 वर्किंग डेज की कंडीशन है बिफोर द बोर्ड मीटिंग। तो ये सब कुछ बिफोर द बोर्ड मीटिंग है। 11 डेज पहले क्या होता है, कोई गड़बड़ होने वाली है या वेरिएशन ऑफ राइट है। 5 डेज पहले क्या होता है, क्वार्टरली रिजल्ट। 2 वर्किंग डेज पहले क्या होता है, अगर आप वॉलेंटरी डीलिस्टिंग करने जा रहे हो, राइट इशू लाने जा रहे हो, बोनस लाने जा रहे हो, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन क्वालिफाइड प्लेसमेंट करने वाले हो, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करने वाले हो, बोनस इशू करने वाले हो, ये सारे कामों के लिए। ठीक है जी, चलिए उसके बाद एक और टाइम लिमिट भी है, वो है रिकॉर्ड डेट की और द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ द ट्रांसफर बुक्स। देखो जी ऐसा है, एक सर्टन डेट जिसे आप रिकॉर्ड डेट कहते हो, मतलब इस दिन ऐसा है कि कंपनी का रजिस्टर मेंबर कर दिया जाता है बंद, कि भाई ऐसी तैसी कराओ, ये हो गया हमारा रजिस्टर बंद। अब हम किसी भी ट्रांसफर को अप्रूव नहीं करने वाले, जिस व्यक्ति का नाम इस रिकॉर्ड डेट पर आएगा उसे ही जनरल मीटिंग का नोटिस भेजा जाएगा, उसे ही मीटिंग में मिलने वाले सारे डिविडेंड, सारे राइट, सारे बोनस उसे ही मिलेंगे। तो इसमें रिकॉर्ड डेट की बहुत ज्यादा अहमियत है। इस रिकॉर्ड डेट की चर्चा पहले ही बता दी जाती है, पहले ही आपको कर देना चाहिए, पहले ही बता देना चाहिए कि देखो जी हमारी जनरल मीटिंग होने वाली है। जनरल मीटिंग से पहले ही हम आपको बता देते हैं कि ये हमारी रिकॉर्ड डेट होने वाली है, ताकि अगर आपने शेयर बेचने हैं तो रुक जाओ, ताकि बोनस भी खाते जाना, और अगर आपने शेयर खरीदने हैं तो जल्दी खरीद लो, ताकि रिकॉर्ड डेट पे नाम आ जाए और बोनस भी आपको मिल जाए। ठीक है ना। तो यानी कि द लिस्टेड एंटिटी शेल गिव द नोटिस इन एडवांस, कम से कम 7 वर्किंग डेज पहले, 7, एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन एंड रिकॉर्ड डेट टू द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट के बारे में बताना पड़ेगा, स्पेसिफाइंग द पर्पस ऑफ द रिकॉर्ड डेट, ये भी बताना पड़ेगा क्या होने वाला है रिकॉर्ड डेट पे। फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड डेट किस किस पर्पस से हो सकते हैं रिकॉर्ड डेट, भाई हम डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हैं, हम बोनस डिक्लेयर करने वाले हैं, भाई इन्हीं चीजों के लिए तो लड़ाई झगड़े होंगे। तो फिर इशू ऑफ शेयर्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स और अदर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, मतलब हमारे डिबेंचर्स जो है कन्वर्ट होने वाले हैं इक्विटी में, ताकि भाई पता लग जाए डिबेंचर होल्डर को जो सदियों से इस बात का इंतजार कर रहे थे, आएगा आएगा आने वाला आएगा, वो आ गया। चलिए, शेयर अराइजिंग आउट ऑफ द राइट अटैच्ड टू द डिबेंचर्स और एनी अदर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। हाँ जी, अगेन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी की बात हो रही है, कॉर्पोरेट एक्शन लाइक मर्जर वगैरह, सच अदर पर्पस एज में बी स्पेसिफाइड, मतलब जिससे ना प्रभावित होना है शेयर का, मतलब शेयर होल्डर जो हैं वो अपने शेयर बेचने या खरीदने का डिसीजन ले सकें। तो कौन कौन से ऐसे डिसीजन होते हैं, डिविडेंड, बोनस, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, मर्जर, डीमर्जर, इन सबसे रिलेटेड डिसीजन कम से कम 7 दिन पहले, रिकॉर्ड डेट के 7 दिन पहले रिकॉर्ड डेट की इंटीमेशन भेजनी पड़ेगी कि हाँ जी वो डेट ये है। नेक्स्ट पॉइंट, फिर रेगुलेशन 42(3) कहती है डिविडेंड, अ लिस्टेड एंटिटी शैल रिकमेंड और डिक्लेयर ऑल द डिविडेंड एंड और कैश बोनसेस at least 5 working days excluding the date of intimation and record date before the record date. Oh,
यानी कि आपको रिकमेंड करना पड़ेगा कि हम कितना डिविडेंड देने जा रहे हैं, एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज एक्सक्लूडिंग इंटीमेशन और रिकॉर्ड डेट बिफोर द रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट से 5 दिन पहले, रिकॉर्ड डेट से 5 दिन पहले आपको बता देना पड़ेगा कि हम इतना बोनस देने जा रहे हैं। फिर रिकॉर्ड डेट पे आप बताओगे कि हाँ जी हम बोनस डिक्लेयर करने जा रहे हैं। ठीक हो गई इतनी बात भी। चलिए अब ये डिविडेंड से रिलेटेड अगर चर्चा करोगे तो ध्यान से सुनना। 42(3) में भी डिविडेंड आया है। मैं जानता हूं आपके दिमाग में डाउट चल रहा होगा, अभी घबराओ मत, मैं उसी पे ही आ रहा हूं। 42(3) में भी डिविडेंड आया, 42(2) में भी डिविडेंड आया, 29 के अंदर भी डिविडेंड आया। लो जी ये थर्ड पॉइंट। तो ये 3 डिविडेंड आ रहे हैं। यहां पे आया 2 वर्किंग डेज। आपको बताना पड़ेगा उस बोर्ड मीटिंग का जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड होना है। 2 दिन के नोटिस देना पड़ेगा, 2 वर्किंग डेज का नोटिस उस बोर्ड मीटिंग का जिसमें डिविडेंड डिक्लेयर होना है। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्ड डेट के बारे में बताना पड़ेगा। उस बोर्ड मीटिंग की रिकॉर्ड डेट, मतलब रिकॉर्ड डेट के बारे में बताना पड़ेगा कि किस दिन रजिस्टर मेंबर बंद हो जाएगा, कम से कम 7 दिन पहले। और पर्पस बताना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए रिकॉर्ड डेट के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर होना है तो आपको बताना पड़ेगा कि हम जी डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रहे हैं, इसके लिए हम अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर बंद करने जा रहे हैं। देखो अब ध्यान रखना, ये 7 वर्किंग डेज केवल इसलिए है कि हम अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर बंद करने जा रहे हैं क्योंकि हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना है। ठीक है, उसके बाद 42(3) कहता है कि 5 वर्किंग डेज पहले, रिकॉर्ड डेट से 5 वर्किंग डेज पहले बता देना कि जी बोनस आने वाला है। तो सबसे पहले क्या होगा, 5 वर्किंग डेज पहले तो आपने बता दिया कि बोनस आने वाला है। उसके बाद फिर आप रिकॉर्ड डेट के बारे में बताओगे, फिर आप बताओगे 2 दिन पहले बोर्ड मीटिंग के कि हाँ जी ये बोर्ड मीटिंग होने वाली है। तो कितना डिस्क्लोजर है देखना जरा। देखो एनालिसिस अबाउट डिविडेंड, पहले क्या हुआ, 2 वर्किंग डेज इन एडवांस आपने क्या बताया, बोर्ड की मीटिंग के बारे में बताया जहां पर डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है। 2 वर्किंग डेज इन एडवांस वो बोर्ड मीटिंग जिसमें आप डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हो, वो बोर्ड मीटिंग के बारे में बता रहे हो, रेगुलेशन नंबर 29। 7 वर्किंग डेज पहले आप रिकॉर्ड डेट के बारे में बता रहे हो कि इस दिन जिसका नाम आएगा उसी को डिविडेंड मिलना है, ये वो रिकॉर्ड डेट होगी। फिर 5 वर्किंग डेज पहले बिफोर द रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट से 5 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा कि भाई हम ये डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रहे हैं, रेगुलेशन 42(3). ठीक है जी, तो डिविडेंड 5 वर्किंग डेज बिफोर ऑफ द रिकॉर्ड डेट, 7 वर्किंग डेज फॉर डिक्लेयरिंग द रिकॉर्ड डेट, फिर 2 वर्किंग डेज बिफोर द बोर्ड मीटिंग इन विच द डिविडेंड इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड। क्लियर हो गई इतनी बात भी, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए फिर एक वेबसाइट के बारे में, वेबसाइट के बारे में क्या कहता है, कहता है लिस्टेड एंटिटी आप अपनी वेबसाइट पे रेगुलर चेंजेस को अपडेट करते रहोगे विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंज। अपनी वेबसाइट रेगुलर अपडेट होनी चाहिए, किसकी, लिस्टेड एंटिटी की। ठीक है जी, चलिए जी उसके बाद आते हैं हम एनुअल या फिर ईयरली कंप्लायंसेस के ऊपर। एनुअल कंप्लायंसेस और ईयरली कंप्लायंसेस क्या क्या है एनुअल और ईयरली कंप्लायंसेस में, चलिए देखना शुरू करते हैं। तो जी अब एनुअल कंप्लायंस में कंपनी क्या क्या करती है, सबसे पहले तो साल के एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी पूरी की पूरी 31 मार्च को। जो क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करती है कंपनी, आप देखते होंगे जो क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं हर क्वार्टर खत्म होने के 45 दिन के अंदर आपको रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ता है। वो ऑडिटेड भी हो सकता है, जैसे कि बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बेहतरीन कंपनियां जो हिंदुस्तान की हैं, से फॉर एग्जांपल चाहे TCS ले लो, रिलायंस ले लो, विप्रो ले लो एंड इन्फोसिस ले लो, ये कंपनी हर क्वार्टर के एंड पे ऑडिट करवाती हैं, जानते हैं। फिर बाकी कंपनियां क्या करवाती हैं, अनऑडिटेड प्लस लिमिटेड रिव्यू, लिमिटेड रिव्यू ऑडिटर का करवाती हैं। ठीक है, ये तो क्वार्टरली हो गया 45 दिन के अंदर अंदर। बट जो ये वाली कंपनी, बट जो ईयरली है, तो ईयरली के लिए लॉ मेकर ने दे रखा है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 60 दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर ऑडिटेड, यहाँ पर लिमिटेड रिव्यू नहीं, यहाँ पे ऑडिटेड 60 डेज के अंदर अंदर सभी के लिस्टेड कंपनीज को सबमिशन करना पड़ेगा। तो ये पहला कंप्लायंस है। दूसरा कंप्लायंस,
देखो जी, ऐसा होता है कि कंपनी एक सेक्शन 136 है कंपनीज एक्ट में, जो कहता है कि आपके जनरल मीटिंग से 21 दिन पहले, जनरल मीटिंग से 21 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग आपको एक अपनी एनुअल रिपोर्ट बनानी पड़ती है। वो एनुअल रिपोर्ट आपको सभी के सभी शेयर होल्डर को भेजनी पड़ती है नोटिस ऑफ द मीटिंग के साथ, जो जिसमें जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी उसके साथ में एनुअल रिपोर्ट भी शेयर होल्डर को भेजी जाएगी। अब हमारा लॉ कहता है कि भाई जब उनको भेज ही रहे हो तो हमें भी भेज दो, इसमें क्या दिक्कत है? तो इसलिए आप ये एनुअल रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज को भी जमा कर दो भाई, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है ना। चले तो पढ़ना शुरू करते हैं कंप्लायंसेस में। फाइनेंशियल रिजल्ट, पहली बात तो लिस्टेड एंटिटी शेल सबमिट एनुअल ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर along with the audit report and the statement on the impact of the audit qualification, मतलब modified अगर audit report है तो audit qualification हुआ होगा within 60 days from the end of the financial year। तो financial year plus 60 days के अंदर, financial year plus 60 days के अंदर अंदर आपको क्या सबमिट करना पड़ेगा? अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। किसको बताने पड़ेंगे? स्टॉक एक्सचेंज को बताने पड़ेंगे कि लो जी ये हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट है, ताकि आम जनता जान सके। फिर आता है एनुअल रिटर्न। द लिस्टेड एंटिटी शेल सबमिट टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड पब्लिश ऑन इट्स वेबसाइट। हाँ जी, क्या क्या? अ कॉपी ऑफ द एनुअल रिपोर्ट जो भेजी गई थी किसको? शेयर होल्डर्स को, अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ द एजीएम नॉट लेटर देन द डे ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द डिस्पैच टू द शेयर होल्डर। अच्छा, शेयर होल्डर को डिस्पैच कब करते हो वैसे? ये एनुअल रिपोर्ट डिस्पैच कब होती है ये देखिएगा। Listed entity shall send annual report to the holder of security not less than 21 days before the date of the AGM। क्योंकि हम EGM नहीं कर रहे, AGM कर रहे हैं। अच्छा, AGM क्यों लिखा है? क्योंकि फाइनेंशियल रिजल्ट कहां पे डिक्लेयर होते हैं? AGM के अंदर। EGM में कभी नहीं होते, AGM के अंदर होते हैं। तो इसलिए नोटिस ऑफ द मीटिंग प्लस एनुअल रिपोर्ट कंपनी अपने शेयर होल्डर को कब भेजेगी? 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ द AGM। जिस दिन आप ये भेज रहे हो सेम डे स्टॉक एक्सचेंज को भी भाई उसकी कॉपी भेज देना एनुअल रिपोर्ट की। ठीक है। फिर अगर मान लीजिए कोई भी चेंज हुआ है एनुअल रिपोर्ट में तो इसकी रिवाइज्ड कॉपी अलोंग विद द डिटेल ऑफ एक्सप्लेनेशन की चेंज क्यों हुआ है 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नॉट लेटर देन 48 आवर्स आफ्टर द एजीएम। ध्यान रखना, आफ्टर द एजीएम। तो पूरे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना एक बार। पहली बात ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट कब डिक्लेयर किए जाएंगे? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 60 डेज के अंदर, जिसके अंदर ऑडिटेड फाइनेंशियल प्लस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ जो भी है वो सब दे दिया जाएगा। एनुअल रिपोर्ट शेयर होल्डर के पास कब तक चली जानी चाहिए? 21 डेज बिफोर द एजीएम। जिस दिन उन्हें दे रहे हो उस दिन स्टॉक एक्सचेंज को भी दे देना। अगर उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर एक होती है एनुअल रिटर्न, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनुअल रिटर्न, एक होती है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट का मतलब होता है अ बंच ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस बोर्ड रिपोर्ट प्लस ऑडिट रिपोर्ट, इन सबको मिला दो तो क्या बनती है? एनुअल रिपोर्ट। ठीक है। वो जो घरों पे एनुअल रिपोर्ट आती है बुकलेट वगैरह, कई कम आती है वैसे, मगर कुछ कंपनियां अभी भी प्रोवाइड करती हैं। फिर अगर इस एनुअल रिटर्न में कोई भी चेंज हुआ है, एनुअल रिपोर्ट में कोई भी चेंज हुआ है, तो इसकी इंटीमेशन आपको स्टॉक एक्सचेंज को 48 आवर्स आफ्टर द एजीएम देनी पड़ेगी। ठीक हो गई इतनी बात भी। आगे आते हैं कमिटीज। ओहो, ये आया कॉन्सेप्ट, वाह 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 वाह। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। जैसे पढ़ाने में मजा आता है ना, मतलब अभी तक तो प्लेन वनीला था, अब आता है मजेदार। क्या कहता है? ऑडिट कमेटी। कुछ भी करवाने से पहले मैं याददाश्त दिलवाना चाहूंगा कि याद करो कि ऑडिट कमेटी का कॉन्सेप्ट आपने पहले भी कभी पढ़ा हुआ है। अगर कुछ याद आ रहा हो तो कहां पढ़ा हुआ है? आपने पढ़ा था सेक्शन 177 में ऑडिट कमेटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद आ रहा है? वहां पे अगर सेक्शन 177 को इमीडिएटली अगर किताब पलट के देख लो तो वहां पे लिखा हुआ है कि ऑडिट कमेटी का कॉन्सेप्ट कहां पे लगता है? लिस्टेड पब्लिक कंपनी पे लगता है। उसके द्वारा उसके अलावा अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे भी लगता है, जो कि रूल नंबर 4 के अंदर गवर्न की जा रही हैं। रूल नंबर 4 की फिर रिक्वायरमेंट थी जिनकी पेडअप कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा, जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा, जिनके आउटस्टैंडिंग लोन डिपॉजिट्स या फिर बोरोइंग मोर देन 50 करोड़ हैं, उनके ऊपर ऑडिट कमेटी का कॉन्सेप्ट लगता है। याद आ रहा है? चलिए, अब ऑडिट कमेटी आया रेगुलेशन नंबर 18 के अंदर। पहली बात क्या कहता है? वहां लिखा है एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, यहां लिखा है एवरी लिस्टेड एंटिटी। हे माता जी, shall constitute a qualified and independent audit committee in accordance with the terms of the reference subject to the following।
एवरी लिस्टेड एंटिटी शेल कॉन्स्टिट्यूट अ क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी। हर लिस्टेड कंपनी को बनानी है। अच्छा, इसका मतलब प्राइवेट कंपनियां भी अगर लिस्टेड हैं जी, कैसे हो सकती हैं? क्यों? क्योंकि मैंने बताया प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म के अंदर अगर प्राइवेट कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं और वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इशू किए हैं, और वहां पे इन्वेस्टर्स की कंडीशन थी कि हम तुम्हें पैसा तब दोगे जब आप लिस्ट कराओगे अपने आप को, तो प्राइवेट कंपनी ने अपने आप को इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करा दिया, तो वो लिस्टेड एंटिटी बन गई। तो अगर वो लिस्टेड एंटिटी बन गई तो फिर यहां पर आ गई एवरी लिस्टेड एंटिटी, यस। तो इसका मतलब क्या प्राइवेट कंपनी को भी ऑडिट कमेटी बनानी पड़ सकती है? लिखा तो यही है, लिखा तो यही है। अच्छा, अभी इंटरप्रिटेशन देखते हैं, घबराओ मत। आगे, द ऑडिट कमिटी शैल हैव अ मिनिमम 3 डायरेक्टर एज मेंबर। ठीक है, ये तो वहां पे भी था 177 में। 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द ऑडिट कमिटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। गलत है, वहां लिखा था 1/2, यहां लिखा 2/3। चलो, ऑल द मेंबर ऑफ द ऑडिट कमिटी शैल बी फाइनेंशियली लिटरेट, वहां लिखा था मेजोरिटी, यहां लिखा ऑल। एंड एटलीस्ट 1 मेंबर शैल हैव द अकाउंटिंग और रेलेवेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज, ऐसा तो वहां नहीं था। आगे, द चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमिटी शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर and he shall be present at the AGM to answer the shareholders' query. The company secretary shall act as the secretary of the audit committee. The audit committee at its discretion shall invite the finance director, ये तो वहां था, head of the finance function, head of the internal audit and representative of the statutory auditor or any other executive to be present at the meeting of the committee. 177 में लिखा था कि they may invite the KMP. They may invite the KMP or the auditor, but they have no right to vote in the meeting of the audit committee. 177 में लिखा था, अगर याद हो तो। अभी तक जितना किया है उसके बेसिस पे एनालिसिस करें। चलिए, ये बेहतरीन इन डेप्थ कॉन्सेप्ट बनेगा, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन कभी बना तो बहुत धाकड़ क्वेश्चन बन सकता है ये। कैसे? 177 में लिखा है एवरी पब्लिक लिस्टेड कंपनी टू हैव ऑडिट कमिटी। रेगुलेशन 18, एवरी लिस्टेड कंपनी टू हैव ऑडिट कमिटी, एवरी लिस्टेड कंपनी टू हैव ऑडिट कमिटी। अच्छा, 10, इवन द लिस्टेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नीड टू हैव ऑडिट कमिटी इन प्लेस। यही यस, बिल्कुल यस, व्हाई नॉट? इवन द लिस्टेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नीड टू हैव ऑडिट कमिटी इन प्लेस, भाई साहब। अच्छा, कैसे? अभी देखते हैं। मिनिमम 3 डायरेक्टर रहने चाहिए, सेम है यहां पर भी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेजॉरिटी में रहना चाहिए, यहां 2/3 हो गए। अच्छा, तो इसका मतलब अब ये दोनों आपस में क्लैश हो रहे हैं, तो मैं क्या करूं? देखो जी, अगर लिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात करूं तो उनके ऊपर 177 लगेगा या रेगुलेशन 18? कुछ ऐसा करो ना, दोनों ही कंप्लाई हो जाएं। जैसे अगर मैं 2/3 लगा दूं तो 1/2 भी तो पूरा हो रहा है, 2/3 मतलब 66%, तो 50% की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है। तो इसलिए दस एवरी लिस्टेड कंपनी टू हैव मिनिमम 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या प्राइवेट कंपनियां जो लिस्टेड होंगी उनको भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा? जो प्राइवेट कंपनियां जो कि लिस्टेड होंगी, भाई साहब देखो, आपने पहली बात कही कि प्राइवेट कंपनियों को भी ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। अगर ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी तो ऑडिट कमेटी में कम से कम 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, तो इसका मतलब प्राइवेट कंपनियों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अपॉइंट करना पड़ेगा। हाँ भाई हाँ, यही तो ट्विस्ट है। आगे, मेजॉरिटी नॉलेज ऑफ फाइनेंस होनी चाहिए, यहां पर ऑल नॉलेज ऑफ फाइनेंस होनी चाहिए, ऑल के पास। अब क्वेश्चन सुनिएगा। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, discuss the minimum requirement to have the independent director. If the company having 12 directors and 7 are well versed with the financial statement and company want to insert maximum directors into audit committee. 12 डायरेक्टर हैं, 7 वेल वर्स्ड हैं विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भाई साहब ऑडिट कमेटी के सभी मेंबर वेल वर्स्ड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने चाहिए। तो इसका मतलब है ऑडिट कमेटी में कितने लोग आ सकते हैं? 7। रेगुलेशन के अनुसार उन 7 में से 2/3 यानी कि 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहने चाहिए। कंपनी कौन सी है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कौन सी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
आउट ऑफ द अबव 7 एटलीस्ट 5 मस्ट हैव द एक्सपर्ट नॉलेज। आउट ऑफ द अबव 7 एटलीस्ट, ओहो इसकी तो जरूरत ही नहीं लाइन की, मतलब ऑल ऑफ देम मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द, मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द फाइनेंस। मगर एक्सपर्ट नॉलेज, सॉरी एक्सपर्ट नॉलेज के बारे में ऐसे ही लिखा है, मगर यहाँ पर गड़बड़ लगी, नंबर गलत लिखा है। एक को मस्ट हैव द एक्सपर्ट नॉलेज, एक्सपोर्ट नहीं एक्सपर्ट है, पब्लिक क्या लिख रहा है तुम, ये लो जी। एक के पास कम से कम एक्सपर्ट नॉलेज जरूर होनी चाहिए। आई होप कोई दिक्कत नहीं, बढ़ सकते हैं। चलिए फिर कहता है लिस्टेड एंटिटी शेल कंडक्ट द मीटिंग ऑफ द ऑडिट कमिटी इन द फॉलोइंग मैनर। लिस्टेड एंटिटी, हाँ जी कैसे, ऑडिट कमिटी की मीटिंग कब कब होगी? ऑडिट कमिटी शेल मीट कम से कम 4 टाइम्स इन अ ईयर। याद करो ना, बोर्ड मीटिंग को याद करो। नॉट मोर देन 120 days shall elapse between 2 meetings, same as 173। याद आ रहा है कुछ? The quorum for the audit committee shall either be 2 members or 1/3 of the member of the audit committee, whichever is greater, with at least 2 independent director। quorum तो सेम है जैसे 174 में थी, ऑलमोस्ट सेम, बट कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी है। आगे, the audit committee shall have the power to investigate any activity within its terms of the reference। मतलब जो भी काम इसे सौंपा जाएगा, सौंपता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी एम्प्लॉय, obtain outside and other professional advice, and secure the attendance of the outsider with the relevant expertise if it considered necessary। outsider with the relevant expertise, for example कोई LLB बुला लिया, for example कोई वैल्यूअर बुला लिया जिसने वैल्यूएशन करके दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उनको बुला सकती है ऑडिट कमेटी। तो ऑडिट कमेटी कितनी बार मीट करेगी? 4 बार, पूरे साल में 4 बार। 2 मीटिंग्स के बीच का गैप मैक्सिमम 120 days, सेम एज 173। कोरम फॉर द ऑडिट कमेटी कम से कम 2 members और 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर, विच एवर इज मोर, बट 2 कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहने चाहिए। ऑडिट कमेटी के पास पावर टू इन्वेस्टिगेट है। अब ये सारे फंक्शंस बता रहा है, फंक्शंस ऑफ द ऑडिट कमेटी क्या क्या है। किसी से भी इंफॉर्मेशन मंगा सकती है, इन्वेस्टिगेशन की पावर भी है, लीगल एडवाइस भी बुला सकती है, किसी आउटसाइडर को भी बुला सकती है उसकी सलाह लेने के लिए। फिर आता है जी नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। आपके दिमाग में क्या आएगा? सेक्शन 178। चलिए जी, तो इसको जरा 178 से कंपेयर करते जाना साथ साथ ही। रेगुलेशन नंबर 19 कहती है जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल कॉन्स्टिट्यूट द नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी एज फॉलो। द कमिटी शेल कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 3 डायरेक्टर। 178 में भी क्या था? मिनिमम 3 डायरेक्टर, ठीक है। ऑल द डायरेक्टर ऑफ द कमिटी शेल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। वहां था कम से कम 3 डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। कहता है जितने भी हो सारे नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे, ओके। कम से कम 50% ऑफ द डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वहां पे भी लिखा था मिनिमम 1/2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है जी। द चेयरपर्सन ऑफ द नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वहां लिखा था शायद नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। चेयरपर्सन में बिकम चेयरपर्सन जो है मगर वहां पे शायद ये लिखा था कि जो चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड है वो इसका मेंबर तो हो सकता है बट चेयरपर्सन नहीं हो सकता, ये लिखा था शायद। चेयरपर्सन के बारे में और चर्चा नहीं थी। चलिए, प्रोवाइडेड दैट द चेयरपर्सन ऑफ द लिस्टेड एंटिटी वेदर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव मे बी अपॉइंटेड as a member of the nomination and remuneration committee and shall not chair such committee। हाँ, ये 178 में लिखा हुआ था ये वाला पॉइंट कि, और यहाँ पे भी रेगुलेशन में भी लिखा हुआ है कि चेयरपर्सन जो है वो इस कमेटी का मेंबर तो हो सकता है बट चेयर नहीं करेगा। तो चेयर कौन करेगा? कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फिलहाल द कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ द नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी कितनी होगी? 2 और 1/3, whichever is greater, including at least 1 independent director in attendance। ऑडिट कमेटी में कितनी अटेंडेंस चाहिए आपको? 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यहां पे कितनी अटेंडेंस चाहिए आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की? 1। अच्छा, एक और बात ध्यान से सुनना, मैं ना अभी एक समरी बुकलेट ला रहा हूं, और मेरे ख्याल से मुश्किल से 40 पेज की एक बुकलेट होगी जो आपके ड्राइव पे अपलोड होगी, ठीक है। उस बुकलेट के अंदर मैं पूरी समरी 20 घंटे के अंदर दोहराऊंगा।
तो बुकलेट भी काम की आएगी जब एग्जाम में रिवाइज करोगे। तो बस वो आने वाली है, बस ये एग्जाम, ये सिलेबस खत्म होते ही शुरू होने वाली है वो। फिर उसके बाद द चेयरपर्सन ऑफ द नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी में बी प्रेजेंट एट द एजीएम टू आंसर द शेयर होल्डर्स क्वेरी। However, it shall be up to the chairperson to decide who shall answer the query. जरूरी नहीं है वही आंसर देगा, बट उसका होना जरूरी है। नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी के चेयरपर्सन का एजीएम में होना जरूरी है। द नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी शैल मीट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। ऑडिट कमेटी साल में 4 बार, ये 1 बार कम से कम। द रोल ऑफ द नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी शैल बी एज स्पेसिफाइड। मेरे लिए रेलेवेंट नहीं, अच्छा पार्ट डी पूछ सकता है, वो पार्ट डी ऑफ शेड्यूल 2 पूछ सकता है। आइएगा एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस, एक तरफ 178, एक तरफ रेगुलेशन नंबर 19 कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर मिनिमम 3 चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यहां पे मिनिमम 3 चाहिए, मगर जितने भी होंगे सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे। स्टेटस, कम से कम 1/2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, यहां पे भी सेम। चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अगर बात करूं तो वो इसका मेंबर हो सकता है, बट चेयरपर्सन नहीं बन सकता। जो चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का है वो यहाँ पे भी लगेगा कॉन्सेप्ट, बट चेयरपर्सन ऑफ दिस नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी कौन रहेगा? कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही रहेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कहता है जी, डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी ऑफ द ए लिमिटेड। क्या है ए लिमिटेड? एक लिस्टेड कंपनी है, डायरेक्टर हैं D1 से D10, एज्यूमिंग 8 डायरेक्टर जो हैं वो नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी में आने वाले हैं। 8 रेगुलेशन 19 के अनुसार देखते हैं। पहली बात, सारे के सारे 8 डायरेक्टर जो हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। कम से कम 5 डायरेक्टर जो हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, कम से कम 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और उन्हीं में से एक चेयरपर्सन बनना है। ठीक है ना? चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन बिकम द मेंबर ऑफ दिस कमिटी। इस कमेटी का मेंबर बन सकता है। चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस कमेटी का मेंबर बन सकता है। ठीक हो गई इतनी बात? चलो जी, फिर आते हैं स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। वहां पे 178 में थी, क्या लिखा था वहां पर? भाई स्टेक होल्डर की ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए इस कमेटी को बनाया जाएगा। अगर कंपनी में कम से कम 1000 शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर हैं तो फिर ये कमेटी बनाई जाएगी। ये क्या कहती है? The listed entity shall constitute a stakeholder relationship committee to specifically look into the various aspects of the interest of the shareholder, debenture holder, etc. The chairperson of this committee shall be a non-executive director. At least 3 directors, with at least 1 being an independent director, shall be the member of the committee. At least 3 director कम से कम, जिसमें से एक अगेन क्या होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो इसके मेंबर बनेंगे। और आगे बढ़ते हैं। The chairperson of the stakeholder relationship committee shall be present at the AGM to answer the queries. सेम है ऊपर वाले जैसे। The stakeholder relationship committee कम से कम एक बार मिलेगी। The role of the stakeholder relationship committee जो है वो पार्ट डी ऑफ द शेड्यूल 2 में दिया हुआ है, बिल्कुल सेम। चले जी आइएगा एनालिसिस पे आते हैं। 178 से कंपेयर करते हैं। एप्लीकेशन, मैंने कहा जी 178 कब लगता है? कंपनी विद द 1000 शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिटर वगैरह। रेगुलेशन 20 कब लगती है? हर लिस्टेड कंपनी पर। पर्पस क्या है? टू रिजॉल्व द ग्रीवेंसेस ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर। ये पर्पस क्या है? वेरियस एस्पेक्ट, ग्रीवेंसेस नहीं, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर। चेयरपर्सन कौन होता है? चेयरपर्सन, जो कंपनी चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वही इसका चेयरपर्सन बनता है, और उसकी एब्सेंस में अनदर मेंबर टू अटेंड जनरल मीटिंग। बट यहाँ चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए और वो प्रेजेंट रहना चाहिए टू आंसर द क्वेरीज ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर्स। उसके अलावा मीटिंग कम से कम एक बार होगी। कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिमम 3 रहेंगे, जिसमें से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा। लो जी, एक बार फटाफट रिकॉल करके देख लीजिए, फटाफट रिकॉल करके देख लीजिएगा। मैं करवाऊं? आओ जी। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, तो स्टेक होल्डर के डिफरेंट मैटर्स को हैंडल करने के लिए कमेटी बनाई जाती है। चेयरपर्सन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना जरूरी है। कम से कम 3 डायरेक्टर जो हैं इसके मेंबर होंगे, जिनमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। चेयरपर्सन ऑफ द स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी पूरी एजीएम में बैठेगा और सवालों के जवाब देगा। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी कम से कम साल में एक बार जरूर मिलेगी। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट डी ऑफ द शेड्यूल 2 में दी गई है, जो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। चलिए, उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। देखो जी, एंटिटी जब चल रही है तो एंटिटी के चलने में डिफरेंट रिस्क अराइज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स,
आज से 4 साल पहले इसका शेयर प्राइस हुआ करता था 3600, 3 साल पहले 3600, आज कितना 2800 या 2900। भाई सब लोग तरक्की पे जा रहे हैं, नीचे गिर रहा है। अभी तो कोई बोनस डिक्लेयर नहीं किया, पिछले कई साल में इसने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। तो फिर भाई पेंट्स की नंबर 1 कंपनी है जिसका मार्केट शेयर मोर देन 55% है, उसका यह हाल है पेंट का। हाँ क्या करें, जो वर्ल्ड में वॉर चल रहे हैं इतने, उन वॉर की वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो इनका रॉ मटेरियल है, जिसमें 80% रॉ मटेरियल जो है पेंट में वो कच्चा तेल, रॉ ऑयल, जो क्रूड ऑयल है वो होता है। तो क्योंकि उसके दाम बढ़ रहे हैं तो इस वजह से एशियन पेंट्स के शेयर गिर रहे हैं। तो अब एशियन पेंट्स में कोई रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होगी, यस, तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कहेगी, उसका रोल होगा कि अगर जो हमारे सर्वाइवल पे रिस्क है हम उसको किस तरीके से मैनेज करें। तो इस कमेटी का काम ही ये होता है कि अगर हमारे सर्वाइवल पे कोई रिस्क आ रहा है तो उस रिस्क को मैनेजमेंट किया जा सके पहले से ही, ठीक है ना। तो जैसे एशियन पेंट्स ने रशिया से ऑयल खरीदा था तो शेयर प्राइस मेंटेन रहा था, वरना तो नीचे गिर के पता नहीं कहाँ पहुंच जाता। तो फिर बीच में अभी वेनेजुएला के थ्रू भी शेयर खरीदा गया, ऑयल खरीदा गया। आजकल ईरान से जो ऑयल इंपोर्ट हो रहा है उसका फायदा मिल रहा है इन्हें, तो भारत सरकार ने बहुत फायदा पहुंचाया है ऐसी कंपनियों को, चलिए, वरना तो ये लुट पुट के पता नहीं कहाँ चली गई होती। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक कमेटी को बनाएंगे। द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शेल हैव कम से कम अगेन 3 मेंबर रहेंगे। मेजॉरिटी जो है वो मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, कम से कम 3, जिसमें से मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ही रहने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव वगैरह के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, जो सुबह से शाम तक कंपनी में बैठते हैं, एक्चुअली दे वुड बी अवेयर अबाउट द रिस्क, तो उनकी अटेंडेंस यहाँ होनी जरूरी है। ये और बात है कि एक इंडिपेंडेंट भी कम से कम हो जाए तो बात बन जाएगी, ठीक है ना। इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, and in case of a listed entity having outstanding SR equity shares, स्पेशल राइट वाले इक्विटी शेयर्स, स्पेशल राइट मतलब ये डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स में ही पॉसिबल होता है। तो अगर मान लीजिए लिस्टेड, जैसे टाटा मोटर्स डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर इशू किए ना, बस वही कह रहा है, कहता अगर लिस्टेड एंटिटी विद द आउटस्टैंडिंग स्पेशल राइट्स के इक्विटी शेयर्स हैं तो एटलीस्ट 2/3 ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। हाँ जी, कम से कम 2/3। क्यों, ऐसा क्यों होता है भाई साहब? ये पॉसिबल है ना कि शायद आपने उन बेचारों को वोटिंग राइट भी ना दिया हो, वोटिंग राइट ना दिया हो तो उनके हितों का तो ध्यान रखना। तो इसलिए अगर मान लीजिए लिस्टेड एंटिटी में आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर्स जो हैं अगर हैं तो वहां पर कम से कम 2/3 ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई साहब उनके हितों की रक्षा करना भी तो जरूरी है। जिनको आपने वोटिंग राइट नहीं दी, उनका स्पेशल राइट दे दिया एक, तो आपने शायद वोटिंग राइट उन्हें कम दिया हो, तो इसलिए वहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू मैनेज करने के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो ज्यादा संख्या बढ़ा दी गई, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कर दिया गया, अदरवाइज 1 था। फिर द चेयरपर्सन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल बी अ मेंबर। चेयरपर्सन जो है वो मेंबर रहेगा ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द लिस्टेड एंटिटी मे बी अ मेंबर ऑफ द कमेटी। मैंने कहा ना एग्जीक्यूटिव मेंबर का आना जरूरी है क्योंकि वही रिस्क के ऊपर असली चर्चा कर सकते हैं, तो इसलिए उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कम से कम 2 बार मिलेगी, मिलना भी जरूरी है। कोरम कितनी होगी? 2 मेंबर और 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द कमिटी विच एवर इज हायर, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन अटेंडेंस। देखो यहाँ पर अब एक मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि एग्जीक्यूटिव लेवल का होता है ना, उसकी यहाँ पर कंपलसरी कर दी गई है कि भैया तुम्हें कंपलसरी ही अटेंड करना है, क्योंकि रिस्क की डिस्कशन हो रही है और तुमसे ज्यादा रिस्क को कौन जान सकता है। आगे, द मीटिंग ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शैल बी कंडक्टेड इन सच अ मैनर दैट ऑन द कॉन्टिन्यूअस बेसिस not more than 180 days shall elapse between any 2 consecutive meetings। तो 2 मीटिंग के बीच का गैप मैक्सिमम 180 डेज। नेक्स्ट, the board of director that shall define the role and responsibility of the risk management committee and may delegate monitoring and review of the risk management plan to the committee and such other function as it may deem fit। such functions shall specifically cover the cyber security। ये आजकल समय की मांग है, साइबर सिक्योरिटी। अगर हमारे ऊपर साइबर अटैक हो गया तो फिर उसकी रक्षा के लिए हमारे क्या क्या प्रबंध हैं, क्योंकि चाइना पाकिस्तान ये दोनों इसी जुगाड़ में बैठे रहते हैं।
कि हमारे देश की कंपनियों के ऊपर कई भी साइबर अटैक करें, डिस्ट्रॉय कर दें इनके डेटा को। तो इसलिए ये खास कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। प्रोवाइडेड दैट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी वही होगा जो कि पार्ट डी ऑफ द शेड्यूल 2 में दिया गया है। ये जब इनकी रिवीजन कराऊंगा ना तो बड़े काम की होंगी, और बस अब रिवीजन इस बैच के खत्म होते रिवीजन शुरू करने वाला हूं। हाँ जी फिलहाल द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन शेल बी एप्लीकेबल टू, हाँ जी, द टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो लिस्ट टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज की डिटेल आपको कहां से मिल जाएगी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से मिल जाएगी। फिर अ हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी, ये इसकी डिटेल रेगुलेशन नंबर 15 के अंदर दी हुई है कि हाई डेट वैल्यू लिस्टेड एंटिटीज कौन सी होती हैं जिनके आउटस्टैंडिंग डेट की वैल्यू कम से कम 1000 करोड़ से ऊपर होती है। ठीक है जी। द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल हैव द पावर टू सीक इन्फॉर्मेशन किसी भी एम्प्लॉय से, ऑब्टेन द आउटसाइड लीगल एंड अदर प्रोफेशनल एडवाइस, सिक्योर द अटेंडेंस ऑफ द आउटसाइडर्स, जैसे कि अभी हमने पिछली कमेटी की चर्चा की थी। ये इसके फंक्शंस दिए गए हैं। आइएगा रिकॉल करते हैं, सब कुछ रिकॉल करते हैं। लो जी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कम से कम कितने मेंबर रहेंगे? 3। मेजॉरिटी की अगर मैं बात करूं, मेजॉरिटी की अगर मैं बात करूं तो वो जो मेजॉरिटी है वो मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होनी चाहिए, जिसमें से कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जरूर होना चाहिए। बट अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करो तो कम से कम 2/3 रहेंगे अगर कंपनी ने स्पेशल राइट वाले इक्विटी शेयर्स इशू किए हुए हैं तो। ठीक है जी। उसके बाद चेयरपर्सन जो है वो मेंबर्स होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही कोई होना चाहिए, और इसके अलावा सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है कंपनी के वो इसके मेंबर बन सकते हैं। कोरम की बात करूं तो 2 और 1/3 विच एवर इज हायर, जिसमें से मिनिमम 1 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जरूर रहना चाहिए। मीटिंग कम से कम 2 बार होगी। मैक्सिमम गैप बिटवीन द टू मीटिंग्स ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी 180 डेज का हो सकता है। रोल क्या होगा? मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट प्लान, साइबर सिक्योरिटी सबसे मेन है, और अदर्स जो भी रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अब हम आते हैं सबसे टेक्निकल और सबसे कॉम्प्लिकेटेड रेगुलेशन के ऊपर, जिसका नाम है रेगुलेशन नंबर 24, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सब्सिडरी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। लो जी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सब्सिडरी कंपनी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। क्या कहना चाह रहा है? आइए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट कहता है जी, एटलीस्ट 1 independent director on the board of director of the listed entity। एक एक वर्ड ध्यान से सुनते जाना। shall be a director on the board of director of an unlisted material subsidiary whether incorporated in India or not। at least 1 independent director on the board of director of the listed entity। तो हे listed entity, जो भी तुम्हारे independent director हैं वो तुम्हारी अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी पे भी रहेंगे। मटेरियल, अच्छा, लिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी क्यों नहीं कहा? क्योंकि जैसे ही सब्सिडरी लिस्टेड होगी तो वो उसके ऊपर खुद की सभी एलओडीआर लग जाएंगी ना, तो इसलिए अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी। अब सवाल उठा, अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी ये क्या होता है? देखो जी, मटेरियल सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? अनलिस्टेड का मतलब तो अनलिस्टेड, मटेरियल सब्सिडरी का मतलब है एक ऐसी सब्सिडरी जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण औलाद है, मतलब जिसकी इनकम, जिसकी नेटवर्थ एक्सीड करती है 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ का, वो आपकी मटेरियल सब्सिडरी है। तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कि कंपनी का है वो अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी पे भी रहना चाहिए। ओके, आइएगा। पहली बात, मटेरियल सब्सिडरी क्या है? जिसकी इनकम ऑब्लिक नेटवर्थ 20% से ज्यादा ऑफ द कंसोलिडेटिंग इनकम और नेटवर्थ ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर, आगे बढ़ते हैं। अब नोट देखिएगा, मैंने कहा जी ए लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है जिसकी बी लिमिटेड एक अनलिमिटेड मटेरियल सब्सिडरी है। इसके अलावा ए लिमिटेड की टोटल सब्सिडरी है, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, ये सारी की सारी सब्सिडरी है ए लिमिटेड की।
बी लिमिटेड उसकी अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी है। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड टू बी ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बी लिमिटेड। ठीक है जी। ये रिक्वायरमेंट सी लिमिटेड और डी लिमिटेड जो कि मटेरियल सब्सिडरी नहीं है उनके लिए तो एप्लीकेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। द ऑडिट कमिटी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी shall also review the financial statement, in particular the investment made by the unlisted subsidiary। अगर सब्सिडरी लिस्टेड है तो ध्यान रखना उसके ऊपर खुद एलओडीआर की सारी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल हो रही है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट अनलिस्टेड पे नहीं लगती, तो इसलिए हम उनका ध्यान ज्यादा रख रहे हैं। तो ऑडिट कमिटी रिव्यू करेगी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन पार्टिकुलर द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द अनलिस्टेड सब्सिडरी। नहीं लिखा अनलिस्टेड मटेरियल, लिखा अनलिस्टेड सब्सिडरी। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि ऑडिट कमिटी ऑफ द ए लिमिटेड टू रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट बाय देम, ये एप्लीकेबल तो सभी के लिए है, बी के भी, सी के भी, डी के भी, सभी के लिए एप्लीकेबल है। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अनलिस्टेड सब्सिडरी, सभी के लिए, shall be placed at the meeting of the board of director of the listed entity। मटेरियल सब्सिडरी नहीं लिखा है, तो जो भी मिनट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे सभी के सभी सब्सिडरी के जो कि अनलिस्टेड हैं, वो लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रखे जाएंगे कि क्या डिसीजन ले रहे हैं भाई साहब, वो क्या कर रहे हैं हमारे पपलू टपलू। तो इसलिए द मिनट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग ऑफ बी लिमिटेड टू बी प्लेस्ड, और ये सभी के सभी एप्लीकेबल है, सभी के लिए एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ द अनलिस्टेड सब्सिडरी, मैनेजमेंट ऑफ द अनलिस्टेड सब्सिडरी shall periodically bring to the notice of the board of director of the listed entity a statement of all the significant transactions and arrangement entered into by the unlisted subsidiary। दोबारा देखो जी, the management of the unlisted subsidiary shall periodically bring to the notice of the board of directors of the listed entity। अनलिस्टेड कंपनी का जो बोर्ड ऑफ जो मैनेजमेंट होगा वो अपने मालिकों को, मतलब लिस्टेड कंपनी के मैनेजमेंट को बताएगा कि हमने पूरे साल में ये सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस की हैं। अब सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट दैट एक्सीड और लाइकली टू एक्सीड 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस और टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। अब यहां पर एक वर्ड पढ़ना, वर्ड क्या है जरा देखना शुरू करना, देखना शुरू करना जी, देखना शुरू करना। तो दोबारा देखिएगा जी, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन कब होती है, any individual transaction or arrangement that exceed likely to exceed 10% of the revenue, expenses, assets, liability। आगे वाली लाइन कहती है, as the case may be of the unlisted subsidiary for the immediate preceding accounting year। unlisted subsidiary of the immediate, यानी कि unlisted material subsidiary नहीं लिखा, unlisted subsidiary लिखा है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस आइएगा। क्या कहता है, क्या कहता है, वापस आइएगा। अनलिस्टेड सब्सिडरी, क्या मैं कह सकता हूं द मैनेजमेंट ऑफ ए लिमिटेड टू कंसीडर द स्टेटमेंट ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय द बी लिमिटेड, यस और नो, बिल्कुल ठीक है। सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है विच एक्सीड 10% ऑफ द रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटी फॉर द इमीडिएट प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। अच्छा, यहां पर भी मैं कह सकता हूं नॉट एप्लीकेबल नहीं, यहां पर एप्लीकेबल टू ऑल, एप्लीकेबल टू ऑल मतलब सबसे, सभी के ऊपर लगेगा, क्यों, क्योंकि वर्ड है अनलिस्टेड सब्सिडरी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं, चले यहां तक हो गया। फिर उसके बाद आइएगा, पांचवा पॉइंट रेलेवेंट है काफी, पहले ध्यान से पढ़ते हैं फिर इसका इंटरप्रिटेशन देखेंगे। कहता जी, लिस्टेड एंटिटी शैल नॉट डिस्पोज ऑफ the shares
in its material subsidiary. The listed entity shall not dispose of the shares in its material subsidiary resulting in the reduction of its shareholding either on its own or together with other subsidiary के साथ मिलकर to less than or equal to 50% और यानी कि 50% से नीचे मत गिर जाना, इतने शेयर मत बेच देना। shall not dispose of the share in the material subsidiary, जिसकी वजह से आप 50% से नीचे गिर जाएं, और shall ceases the exercise of the control over the subsidiary without passing a special resolution in the general meeting except in a case। रुक जाओ, गिर सकते हो 50% से नीचे, आप गिर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 50% से नीचे आप गिर सकते हो। अच्छा, कब कब गिर सकते हो? चलो जी, मैं एक बार इस पॉइंट को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सुनना जी। कहता है जी, लिस्टेड एंटिटी शैल नॉट डिस्पोज ऑफ शेयर इन इट्स मटेरियल सब्सिडरी टू लेस देन और इक्वल टू 50% और सीजेस एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द सब्सिडरी विदाउट पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। यानी कि आप अपनी मटेरियल सब्सिडरी में शेयर होल्डिंग 50% से कम अगर करना चाहते हो तो एसआर पास कर लेना जनरल मीटिंग में, एक्सेप्ट, रुक जाओ, मगर पास करने की जरूरत नहीं है, where such disinvestment is made with the as per the scheme of the arrangement duly approved by the court or the tribunal। तो अगर कोई कॉम्प्रोमाइज, सॉरी अरेंजमेंट हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज भी नहीं, अगर कोई अरेंजमेंट हो रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और अंडर अ रेजोल्यूशन प्लान duly approved under section 31 of the insolvency code and such an event is disclosed to the recognized stock exchange within 1 day of the resolution plan being approved। सेक्शन 31 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर हम पढ़ेंगे कि जब एक कंपनी किसी और कंपनी को जो कि अभी डूब रही है, उस डूबती हुई कंपनी को टेक ओवर कर रही है, उसे उठा के जा रही है, तो वो कहता है कि अगर मान लीजिए अगर इस तरीके की आपकी शेयर होल्डिंग कम हो रही है एज पर द रेजोल्यूशन प्लान ड्यूली अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 31, क्यों? क्योंकि उस कंपनी का कोई टेक ओवर हो रहा है सेक्शन 31 के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेक्शन 31 के अंदर जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर जब भी कोई प्लान अप्रूव होता है तो उसे ट्राइब्यूनल की अप्रूवल होती है। तो जहां जहां ट्राइब्यूनल बीच में आ गया, सेक्शन 31 ऑफ द आईबीसी में टेक ओवर होता है, डूबी हुई कंपनियों का टेक ओवर होता है, और ट्राइब्यूनल बीच में आता है, एसआर की जरूरत नहीं है। अरेंजमेंट के अंदर ट्राइब्यूनल बीच में आता है, किसी एसआर की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आपकी होल्डिंग 50% से कम जा रही है या आप कंट्रोल लूज कर रहे हो, एसआर की जरूरत है। ठीक है, तो पढ़िएगा। एनालिसिस नोट, वेदर लिस्टेड एंटिटी कैन डिस्पोज ऑफ इट्स शेयर इन इट्स मटेरियल सब्सिडरी, allowed, not allowed, 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 no special resolution required if as per the scheme of the arrangement by the court or the tribunal, or as per the resolution plan approved under section 31 of the IBC, not allowed unless the special resolution passed, not allowed unless the special resolution passed। कब पास करना पड़ेगा? if such resolution shall reduce the shareholding alone or with subsidiary to less than 50% or listed entity ceases to have the control, तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अगर मान लीजिए रिडक्शन के बावजूद, रिडक्शन होने के बावजूद भी होल्डिंग सब्सिडरी स्टेटस आपका कंटिन्यू रहता है, मतलब आप 50% से नीचे नहीं आते तो कोई स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए। मगर अगर 50% से नीचे आते हो बिना ट्राइब्यूनल के तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, और अगर अरेंजमेंट के अनुसार हो रहा है या फिर आईबीसी के अनुसार हो रहा है तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए। मगर जिस दिन आपका रेजोल्यूशन प्लान होगा उसके एक दिन के अंदर अंदर आपको इसकी सूचना जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को देनी पड़ेगी। ठीक हो गई जी इतनी बात? आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। फिर कहता है जी, सेलिंग, disposing and leasing of the assets amounting to more than 20% of the asset of the material subsidiary on the aggregate basis during a financial year shall require prior approval of the shareholders by the way of special resolution unless the sale, dispose, lease is made under a scheme of the arrangement duly approved by the court or under a RBC
resolution plan under IBC under section 31, and such an event is disclosed to the recognized stock exchange within 1 day. भाई साहब मटेरियल सब्सिडरी की मोर देन 20% ऑफ द एसेट ऑफ द मटेरियल सब्सिडरी, याद करो ना सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज है, अंडरटेकिंग बेच रहे हो, मटेरियल सब्सिडरी का एक हिस्सा उठा के बेच रहे हो आप, तो अगर आप बेच रहे हो तो प्रायर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर चाहिए बाय द वे ऑफ रेजोल्यूशन, जब तक कि ये सेल एज पर द अरेंजमेंट या फिर जब तक कि ये सेल एज पर द आईबीसी ना हो रही हो। ओह क्या मतलब है, मतलब ये है एच लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, एच लिमिटेड अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी ऑफ एच लिमिटेड है। देख लेना यहां पर किसके ऊपर लगता है, मटेरियल सब्सिडरी के ऊपर लगता है, ध्यान रखना मटेरियल सब्सिडरी के ऊपर, ठीक है। तो पढ़िएगा क्या कहता है, एच लिमिटेड लिस्टेड है, एच लिमिटेड अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी है, सेल ऑफ द फैक्ट्री प्रेमाइसेस हो रहा है ऑफ द एस लिमिटेड विच कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 20% ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द एस लिमिटेड। कंप्लायंसेस कौन कौन से रिक्वायर्ड है, पहली बात तो कंपनी एक्ट में सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज है, स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी पास्ड किया जाएगा, किसकी एसेट बेच रहे हो, एस लिमिटेड की, तो फिर इन एस लिमिटेड, लो जी एस लिमिटेड में पास किया जाएगा 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर। फिर उसके बाद रेगुलेशन 24 लग गई जो कहता है एसआर पास किया जाएगा एच लिमिटेड के द्वारा, लिस्टेड कंपनी के द्वारा। बात समझ आ गई, क्योंकि आपकी मटेरियल सब्सिडरी है और उसकी अंडरटेकिंग भी कर रही है, पर जरूरत नहीं है अगर अरेंजमेंट हो रहा है या रेजोल्यूशन प्लान एज पर सेक्शन 31 हो रहा है, 31 अगर हो रहा है तो एक दिन के अंदर सूचना जरूर दे देना रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर अ लिस्टेड एंटिटी हैज अ लिस्टेड सब्सिडरी, अगर आपकी सब्सिडरी लिस्टेड है तो फिर भाई साहब उसके ऊपर तो वैसे ही सारे प्रोविजन लग जाएंगे, विच इटसेल्फ इज अ होल्डिंग कंपनी, द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन शैल अप्लाई टू द लिस्टेड सब्सिडरी इन सो फार एज इट्स सब्सिडरी आर कंसर्न। तो ये सारे के सारे प्रोविजन उस लिस्टेड सब्सिडरी पे भी लगेंगे जिसकी कोई अनलिस्टेड सब्सिडरी है, जैसे कि एच लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, इसकी सब्सिडरी कंपनी कौन सी है, एस लिमिटेड, ये भी लिस्टेड है, फिर जेड लिमिटेड ये भी अनलिस्टेड, ये अनलिस्टेड है। तो ये सारे के सारे प्रोविजन क्या मैं कह सकता हूं कि एस लिमिटेड पे भी लगेंगे, यानी कि जेड लिमिटेड के रेफरेंस में हु शैल इंश्योर द कंप्लायंस विद रेगुलेशन नंबर 24 कहने से एस लिमिटेड ठीक है। और क्या अगर जेड लिमिटेड एस लिमिटेड की सब्सिडरी है तो क्या वो एच लिमिटेड की भी सब्सिडरी कही जाती है, हाँ, तो इसलिए एंड एच लिमिटेड आल्सो, एच लिमिटेड आल्सो, ध्यान रखना मेरी औलाद की औलाद, मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी मेरी भी सब्सिडरी है, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक होगा इतनी बात। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक हमने ईयरली कंप्लायंसेस किए थे, अब हम क्वार्टरली कंप्लायंसेस की बात करते हैं कि जिनका कंप्लायंस हर क्वार्टर में किया जाएगा लिस्टेड एंटिटी के द्वारा। पहला ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म, हाँ जी ये बताएगा, कहता है जी लिस्टेड एंटिटी शैल फाइल विद द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन द क्वार्टरली बेसिस, 21 दिन के अंदर अंदर हर क्वार्टर खत्म होने से स्टेटमेंट जिसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक आएगा। मतलब नंबर ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेन बिगिनिंग में, कितनी ड्यूरिंग द ईयर हुई, कितनी डिस्पोज ऑफ हो गई और रिमेनिंग कितनी आई, हर क्वार्टर खत्म होने के 21 दिन के अंदर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म के अंदर बताया जाएगा, क्वार्टरली कंप्लायंस में आएगा ये। फिर अदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट, हाँ जी आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट पे जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उनके ऊपर, जैसे कि ऑडिट कमेटी, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ये सब का आपने कंप्लायंस किया है कि नहीं, 21 दिन के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर आपको बताना पड़ेगा कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है जी। फिर होल्डिंग ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी एंड द शेयर होल्डिंग पैटर्न, होल्डिंग, और पहले ये फाइनेंशियल रिजल्ट पे आना, 45 दिन के अंदर 45 डेज के अंदर आपको क्या अपने क्वार्टरली रिजल्ट बताने पड़ेंगे, बट लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट जो है ना वो पूरी एनुअल रिपोर्ट के साथ में ही बताए जाते हैं, तो कब 60 डेज में बताए जाते हैं, इनके लिए 60 डेज होता है लास्ट क्वार्टर का, बट बाकियों के लिए तीनों क्वार्टर के लिए कौन सा होता है 30 डेज। फिर स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन और वेरिएशन, देखो जी
जब कंपनी प्रेफरेंशियल इशू करती है या आईपीओ लाती है ना, तो उसके अंदर एक यूटिलाइजेशन ऑफ फंड की एक स्टेटमेंट होती है कि ये जो हम पैसा रेस कर रहे हैं आईपीओ वगैरह के थ्रू, इस पैसे को हम कहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो उसके अंदर ये स्टेटमेंट बताया जाता है, ये सारा कुछ बताया जाता है कि ये जो पैसा आईपीओ के थ्रू आएगा, ये पैसा कहाँ कहाँ पे यूज होगा। अगर उसमें कोई भी डेविएशन हुआ है तो उसको क्वार्टरली बेसिस पे बताना पड़ेगा और एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा कि वो डेविएशन क्यों हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जब आईपीओ में मान लीजिए आपने 100 करोड़ रुपीस रेज किया, तो आपको प्रपोज यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड बताना पड़ता है। कैसे? आपको बताना पड़ता है कि मशीन के ऊपर हम 40 करोड़ रुपए खर्च करेंगे 100 करोड़ में से, सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर 25 करोड़ और वर्किंग कैपिटल के ऊपर 35 करोड़। अब एक्चुअल यूटिलाइजेशन आपको बताना पड़ेगा कि हमने कितना किया है मशीन के ऊपर 30 करोड़, सेल्स एंड मार्केटिंग 10 करोड़, वर्किंग कैपिटल 35 करोड़, और ये अनयूटिलाइज अभी कितना है, इतना। और बताना पड़ेगा कि ये क्यों है, ये क्यों ऐसा अनयूटिलाइज है, और अगर डेविएशन हुआ है तो डेविएशन क्यों हुआ है। आपको ये सब कुछ A to Z बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी क्वार्टरली कंप्लायंस का पार्ट है। A listed entity shall submit to the stock exchange the following statement on the quarterly basis for the public issue, right issue, preferential issue, indicating deviation, if any, in the use of the proceeds from the object stated in the offer document. For example, sales and marketing पे 25 करोड़ खर्चा किया था, सोचा था, परंतु अब मान लीजिए, इसको वैसे ही रहने दीजिएगा कि 10 करोड़ ही रहने दीजिएगा, कि मान लीजिए अब हम 20 करोड़ खर्चा कर रहे हैं जबकि हमने कहा था 25 करोड़। तो फिर क्यों अब 5 करोड़ कहाँ गया, क्यों नहीं कर रहे आगे। इंडिकेटिंग कैटेगरी वाइज वेरिएशन, कैटेगरी वाइज वेरिएशन ये कैटेगरी है। Category wise variation, capital expenditure, sales, marketing, working capital between the projected utilization of the fund made by it in its offer document or explanatory statement to the notice for the general meeting। मतलब जब आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया होगा तो आपने एक रेजोल्यूशन पास किया होगा जिसकी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अपने मेंबर्स को दी होगी। उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपने सारे खर्चे बताए होंगे कि हम यहाँ इतना इतना खर्चा कर रहे हैं, और जो आपका एक्चुअल यूटिलाइजेशन है उन दोनों के बीच का एक कंपैरिजन चार्ट भी हमें शो कर देना। कब? क्वार्टरली बेसिस पे आपको ये भी बताना पड़ेगा। ठीक हो गई जी इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। फिर एक रेगुलेशन है मेरी, रेगुलेशन नंबर 31, जो कहती है कि अगर मान लीजिए आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ भी चेंज होता है, कुछ भी मतलब कितने भी परसेंट नहीं, 2%, यानी कि अगर 2% से ऊपर कोई भी चेंज होता है तो आपको वो स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर। कोई भी कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग हुई, कोई भी रिजल्ट हुआ कि मतलब इस प्रमोटर का शेयर उसने खरीद लिया और 2% से ज्यादा चेंज हुआ, फिर क्वार्टरली बेसिस पे आपको 21 दिन के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर आपको बताना पड़ेगा कि आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। फिर एक दिन प्रायर टू द लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटी, जिस दिन आप लिस्ट कराने जा रहे हो उससे एक दिन पहले आपको आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बताना पड़ेगा। तो ये भी क्वार्टरली कंप्लायंस के अंदर आता है। ये पोर्शन क्वार्टरली कंप्लायंस का है कि 21 दिन के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर यू हैव टू इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंज अबाउट द शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है जी, और आगे बढ़ सकते हैं। आगे आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। चलो जी, आएगा जी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर चर्चा करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या कहता है। तो आगे रेगुलेशन पर आते हैं जिसका नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेगुलेशन क्या कहती है? कहती है जी देखो ऐसा है, जब भी कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी ना तो उसे एक रेजोल्यूशन के थ्रू, जब ना लिखा हो स्पेशल रेजोल्यूशन, तो इसका मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद कंप्लायंस रिपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे दी जाएगी कि हमने सभी प्रकार की जो रेगुलेशन है इनका पालन किया है कि नहीं किया, कब तक सबमिट की जाएगी। एक तो जाएगी क्वार्टरली कंप्लायंस, किसके ऊपर? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर। कितने दिन में? 15 दिन में फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला ध्यान रखना। फिर एक एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट भी जाएगी, कब? विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मे बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द सेकंड क्वार्टर कंप्लायंस रिपोर्ट। सेकंड क्वार्टर की कंप्लायंस रिपोर्ट के साथ में भी सबमिट की जा सकती है। वो कहता है हमें कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज 6 मंथ के अंदर अंदर वैसे सबमिट हो जानी चाहिए, बट आपका सेकंड क्वार्टर की जो कंप्लायंस रिपोर्ट है, जो कि उस क्वार्टर के खत्म होने के 15 दिन के अंदर सबमिट की जाती है, आप उसके साथ भी सबमिट कर सकते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। ये बहुत रेलेवेंट है, ध्यान रखना कंप्लायंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली रेगुलेशंस का।
अब हम आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, किसी भी लिस्टेड एंटिटी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कैसे होना चाहिए। अजी तो पहला पॉइंट कहता है कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर shall be as follow. Board of directors shall have a optimal combination of the executive and non-executive director. दोनों तरीके के डायरेक्टर होने चाहिए with at least one woman director. हाँ जी, एक वुमेन डायरेक्टर एंड नॉट लेस देन 50% ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए। यानी कि एक तरफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो सुबह से शाम तक रहेंगे और एक तरफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि शायद 15 दिन में या महीने में एक बार आएंगे हालचाल पता करने के लिए कंपनी कैसी चल रही है, कंपनी की उटपटांग डिसीजन मेकिंग तो नहीं हो रही। तो कम से कम 50% जो है नॉन एग्जीक्यूटिव, बाकी एग्जीक्यूटिव रहेंगे, एक वुमेन डायरेक्टर रहेंगी। प्रोवाइडेड एट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी, जो कि मार्केट कैप के बेसिस पे डिसाइड होगा, पिछले साल के मार्केट कैप के बेसिस पे, shall have at least one independent woman director by the April 1, 2020। मतलब बस अब ये इतना ध्यान रखना, वो डेट तो निकल गई बट एक उसमें वुमेन डायरेक्टर, एक वुमेन डायरेक्टर जो कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए वो जरूर रहेगी। इतनी बात क्लियर हो गई। एक बार रिकॉल करके देख लेते हैं क्या लिखा है। हमने कहा जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एग्जीक्यूटिव प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों रहेंगे, कम से कम 50% जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव रहेंगे। टॉप 1000, अच्छा एक वुमेन डायरेक्टर जरूर रहेंगी। टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी में जो वुमेन डायरेक्टर है वो इंडिपेंडेंट भी होंगी। उसके बाद वे आर द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर चेयरपर्सन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो मुझे ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो रहा है फिर तो इसलिए एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कंप्राइज ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। परंतु अगर चेयरपर्सन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हैं वो एग्जीक्यूटिव हैं तो मुझे फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो उस केस में एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कंप्राइज ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। आगे फिर कहता है कि वेयर द रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन इज अ प्रमोटर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, वे द रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन प्रमोटर है। मतलब आप नॉन एग्जीक्यूटिव थे मगर आप प्रमोटर थे और अब आप चेयरपर्सन हैं तो फिर भी मेरे लिए खतरे की घंटी है। मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की संख्या को फिर भी ध्यान रखना चाहिए। और इज रिलेटेड टू एनी प्रमोटर और पर्सन ऑक्यूपाइंग द मैनेजमेंट पोजीशन एट द लेवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एट वन लेवल बिलो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो फिर भी मुझे संख्या बढ़ानी पड़ेगी। कम से कम 1/2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। दोबारा से समझ के देखिएगा क्रक्स को। देखो जी बड़ी सीधी सी बात है, अगर तो चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने आप इंश्योर हो गया। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की संख्या पे ज्यादा जोर नहीं है, 1/3 कर लो। बट अगर चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की संख्या को 1/2 करना पड़ेगा। अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है बट कहीं ना कहीं प्रमोटर है या प्रमोटर से रिलेटेड है तो फिर भी आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की संख्या को 1/2 करना पड़ेगा। उसके बाद रिलेटेड टू प्रमोटर, जब ये वर्ड आता है कि पर्सन जो है जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है वो रिलेटेड टू प्रमोटर है, तो रिलेटेड टू द प्रमोटर का मतलब क्या होता है कि अगर देखो जी प्रमोटर कोई लिस्टेड एंटिटी है, कोई लिस्टेड एंटिटी है तो फिर इट्स डायरेक्टर other than the independent director, its employee or its nominee shall be deemed to be related to it। अगर कोई प्रमोटर लिस्टेड एंटिटी है और उसका कोई नॉमिनी है, मतलब कोई डायरेक्टर कोई एम्प्लॉय, उसको आपने चेयरपर्सन बना दिया तो वो रिलेटेड ही माना जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द प्रमोटर इज एन अनलिस्टेड एंटिटी, इट्स डायरेक्टर, इट्स एम्प्लॉयज और इट्स नॉमिनी शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड टू इट। ठीक है जी। फिर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन है वो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है सेक्शन 8 कंपनीज के लिए, तो सेक्शन 8 कंपनीज के लिए मुझे कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो दोबारा से एक बार अभी फिर क्रक्स करवा दूंगा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कहता है जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज शैल कंप्राइज ऑफ नॉट लेस देन 6 डायरेक्टर्स। टॉप 2000 कंपनी में कम से कम 6 डायरेक्टर्स रहने चाहिए। आगे टॉप 2000 कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से देखी जाएंगी। एज लिमिट, no listed entity shall appoint a person or continue the directorship of any person as a non-executive director who has attained the age of 75 years। कंपनी लॉ में कितना था? 70 साल, बट वो एमडी के लिए था, डब्ल्यूटीडी के लिए था, मैनेजर के लिए था, डायरेक्टर के लिए नहीं था।
यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए है, ध्यान रखना, अगर आप 75 साल के हो तो आप कंटिन्यू तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना हो जाए, और इसके लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट को भी फॉरवर्ड करना पड़ेगा सभी के सभी मेंबर्स को। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कब होगी? 4 बार कम से कम, और 2 मीटिंग के बीच का गैप 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये तो सेम है। उसके बाद कोरम फॉर एवरी मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ टॉप 2000 लिस्टेड कंपनीज शैल बी 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर whichever is higher including at least 1 independent director, top 2000 listed entities we are talking about। अच्छा, फिर रिव्यू ऑफ द कंप्लायंस रिपोर्ट, बोर्ड जो है पीरियडिकली रिव्यू करेगा सभी की सभी कंप्लायंस रिपोर्ट्स को जो भी एलओडीआर के अंदर कंप्लायंसेस हैं। फिर इवेल्युएशन ऑफ द इंडिया, हाँ ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का परफॉर्मेंस कैसे है ये कौन इवेल्युएट करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इवेल्युएट करेंगे। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा है इसका इवेल्युएशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करते हैं, ये हमारे कंपनी लॉ में इसका प्रावधान बना हुआ है, उनकी सेपरेट मीटिंग में वो इवेल्युएशन करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब इवेल्युएट करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में, तो क्या क्या इवेल्युएट करेंगे कि वो कितनी मीटिंग्स वगैरह में उन्होंने अटेंड की है, मतलब परफॉर्मेंस ऑफ डायरेक्टर, फुलफिलमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया के वो फुलफिल करते हैं कि नहीं, प्रोवाइडेड दैट इन द अबव इवेल्युएशन द डायरेक्टर हु आर सब्जेक्ट टू इवेल्युएशन वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सिमिलरली ऐसा होता है जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इवेल्युएशन करते हैं तो वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। चलिए एक बार हम रिकॉल करते हैं इसे, आइएगा सारे पॉइंट्स को रिकॉल करके देखिएगा क्या कहता है जी। अगर मैं टॉप की 1000 कंपनीज की बात करूं तो टॉप की 1000 कंपनीज में जो वुमेन डायरेक्टर होगी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जरूर होनी चाहिए। अदरवाइज लिस्टेड कंपनीज के अंदर मिनिमम 50% जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, प्लस एक जो है उसके अंदर वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, प्लस एक जो है वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। अच्छा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अगर मैं संख्या को चेक करूं तो अगर तो चेयरपर्सन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने रहेंगे? मिनिमम 1/3। अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे मिनिमम 1/3, और अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे कितने? 1/2। इतनी बात भी क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है तक? और आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है जहां पर चेयरपर्सन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, परंतु नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने के बावजूद अगर वो प्रमोटर है, रिलेटेड टू प्रमोटर है, या फिर मैनेजमेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे और साथ में चेयरपर्सन भी है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के केवल एक लेवल बिलो है, तो मतलब कहीं ना कहीं तो लस्ट, कहीं ना कहीं ग्रीड हो सकती है, तो इस केस में भी मिनिमम हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा। ठीक है जी। फिर हमने कहा जी प्रमोटर रिलेटिव कब माने जाएंगे, मतलब रिलेटेड कब माने जाएंगे? जब मैं चेयरपर्सन की बात कर रहा हूँ, लिस्टेड एंटिटीज की जब मैं बात करूं तो अगर वो उसके डायरेक्टर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर छोड़ देना, एम्प्लॉइज एंड नॉमिनीज हैं, और अगर प्रमोटर जो है मान लीजिए अनलिस्टेड एंटिटी है तो फिर उसके डायरेक्टर, एम्प्लॉय, नॉमिनीज जो हैं वो रिलेटेड माने जाएंगे। यानी कि अगर मान लीजिए प्रमोटर जो है एक लिस्टेड एंटिटी है तो उसके जो भी डायरेक्टर, एम्प्लॉय, नॉमिनी हैं, अगर वो चेयरपर्सन बनते हैं तो फिर ये माना जाएगा कि वो रिलेटेड टू द प्रमोटर है। ठीक है, और अगर वो रिलेटेड टू द प्रमोटर हैं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे? कम से कम 1/2। सिमिलरली अगर जो प्रमोटर है वो अनलिस्टेड एंटिटी है तो उसके डायरेक्टर, एम्प्लॉइज वगैरह ये क्या माने जाएंगे? रिलेटेड है। और अगर वो रिलेटेड हैं और चेयरपर्सन भी है, बेशक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, तो कम से कम 1/2 क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। पूरा कॉन्सेप्ट ठीक है? फिर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सेक्शन 8 कंपनीज के अंदर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी में मिनिमम 6 डायरेक्टर होने चाहिए। उसके बाद कोई भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट नहीं होगा अगर वो 75 साल की एज प्राप्त कर चुका है, जब तक स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं जाएगा। उसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कम से कम 4 बार होगी, गैप 2 बोर्ड मीटिंग के बीच का 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोरम 1/3 जो होगी और 3 होगी, विच एवर इज हायर, 1/3 और 3 whichever is higher। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कम से कम रहेगा टॉप 2000 लिस्टेड कंपनीज आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है जी, तो ये हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे हुआ, काफी रेलेवेंट है पेपर के लिए, ध्यान रखना है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर आता है मेरा रेस्ट्रिक्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अ डायरेक्टरशिप, कौन कितनी डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। The director of the listed entity shall comply with the following condition with respect to the maximum number of directorship, including the alternate directorship. पहला, a person shall not be a director in more than 7 listed entities. Total 20 कंपनियां, 20 में से 10 पब्लिक कंपनियां, 165। अब वो कह रहे हैं लिस्टेड 7 हो सकती है मैक्सिमम। Provided that a person shall not serve as an independent director in more than 7 listed companies. 7 लिस्टेड, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी 7 लिस्टेड से ज्यादा में नहीं होगी। अच्छा, नॉट विथ स्टैंडिंग द अबव, एनी पर्सन हु इज सर्विंग एज अ होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर in any listed entity shall serve as an independent director and not more than 3 listed entity. लो जी, हाँ जी, for the purpose of this regulation, the count for the number of the listed entity on which a person is a director, public independent director, shall be only those whose equity share are listed on the stock exchange. ध्यान रखना, अगर मान लीजिए कोई लिस्टेड एंटिटी ऐसी है जिसके डिबेंचर्स लिस्ट है, उसको काउंट नहीं करना, ठीक है। इट मींस लिस्टेड ड्यू टू डिबेंचर्स not required to be counted. It means listed due to the debentures not required to be counted. उन्हें काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो अगेन दोबारा बोलिएगा, कोई व्यक्ति मैक्सिमम कितनी लिस्टेड कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है? 7। कोई व्यक्ति मैक्सिमम कितनी कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? 7। फिर कोई व्यक्ति जो कि होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके अलावा कितनी कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम कर सकता है? 3। जब मैं बात करता हूं फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन, तो जब मैं लिस्टेड एंटिटी काउंट करता हूं तो लिस्टेड एंटिटी चाहे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या डायरेक्टर के लिए हो, तो केवल वही होनी चाहिए जिसकी इक्विटी शेयर्स लिस्ट हैं, यानी कि डिबेंचर्स वगैरह वाली लिस्टेड एंटिटीज काउंट नहीं होंगी। ठीक है, आइएगा एक बार गो थ्रू करते हैं। हाँ जी, एक डायरेक्टर, मैंने कहा जी मैक्सिमम 10 मेंबरशिप हो, ये वाला नहीं दिया हुआ, इसकी नहीं दी हुई, इसका नहीं दिया हुआ, ये वैसे ही पड़ा हुआ है, ये यहाँ पर इसका समरी दिया हुआ है, इसको मैं वैसे ही रिकॉल कर देता हूँ। एक व्यक्ति मैक्सिमम, दोबारा बोलो जी, कितनी लिस्टेड एंटिटीज में डायरेक्टर हो सकता है? मैक्सिमम 7। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैक्सिमम 7। उसके बाद एक व्यक्ति जो होल टाइम डायरेक्टर है या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है किसी लिस्टेड एंटिटी में, वो अदर मैक्सिमम 3 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। इस पूरी रेगुलेशन के लिए जब हम लिस्टेड एंटिटी काउंट करते हैं तो केवल वो एंटिटी काउंट करनी है जिनके इक्विटी शेयर लिस्टेड डिबेंचर वाली काउंट नहीं करनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑन द कमिटी मेंबरशिप। एक व्यक्ति कितनी में मैक्सिमम कमिटी, कितनी कमिटीज का मैक्सिमम मेंबर बन सकता है? आइएगा जी, कितनी कमिटीज का मैक्सिमम मेंबर बन सकता है ये देखना शुरू करते हैं। हाँ जी, कहते हैं जी, डायरेक्टर शेल नॉट बी अ मेंबर इन मोर देन 10 कमिटीज और एक्ट एज अ चेयरपर्सन of more than 5 committees across all listed entity in which he is a director, which shall be determined as follow. तो मैक्सिमम मेंबरशिप 10 में रहेगी, जैसे कमिटी, ऑडिट कमिटी, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, मतलब टोटल मिला के जितनी भी कंपनियों में आप डायरेक्टर हो, 10 से ज्यादा कमिटीज के मेंबर नहीं हो सकते, 5 से ज्यादा कमिटीज के चेयरपर्सन नहीं हो सकते। The limit of the committee on which a director may serve in all the public limited company, whether listed or not, shall be included. And all other companies, including the private limited companies, foreign companies, high value debt listed entities, and the companies under section 8 shall be excluded. Oh my God. समझ आया? The limit of the committee on which a director may serve in all the public limited company, whether listed or not, shall be included. And other public companies, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, डेट लिस्टेड कंपनियां हैं और सेक्शन 8 कंपनियां हैं, उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा, उन लोगों को काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि सभी पब्लिक कंपनी को काउंट किया जाएगा, चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, और सभी जिन भी लिस्टेड कंपनियों में तुम हो, वहां पे मैक्सिमम 10 कमेटी में तुम रह सकते हो एज अ मेंबर और 5 कमेटी में तुम रह सकते हो एज अ चेयरपर्सन। उसके बाद
For the purpose of determining the limit, the chairperson and the membership of the audit committee and the stakeholder relationship committee only shall be considered. Oh my God again. भाई साहब, ये जो लिमिट है ये केवल चेयरपर्सन और मेंबरशिप ऑफ द ऑडिट कमेटी और द स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के लिए कंसीडर की जा रही है बस. एवरी डायरेक्टर शैल इन्फॉर्म द लिस्टेड एंटिटी अबाउट हिज कमिटी पोजीशन. बताएगा पहले से मैं इतनी कमिटियों का मेंबर हूं. तो भयंकर पॉइंट है, ध्यान से देखो जी. हमें काउंट किस में करना है? फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द लिमिट, चेयरपर्सन एंड मेंबरशिप ऑफ द ऑडिट कमिटी एंड द स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी को ही कंसीडर करना है. सारी पब्लिक कंपनियों में काउंट करना है. प्राइवेट कंपनी, डेट लिस्टेड कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, फॉरेन कंपनी, इनको काउंट नहीं करना है. तो ले देकर क्रक्स क्या बनता है? क्रक्स बनता है कुछ इस तरीके का कि एक डायरेक्टर मैक्सिमम मेंबरशिप 10 कमेटी, एक डायरेक्टर चेयरपर्सन और मैक्सिमम 5 कमेटी. कंपनीज कौन कौन सी इंक्लूड की जाएंगी? सभी प्रकार की पब्लिक कंपनियां बस इंक्लूड की जाएंगी. कौन सी एक्सक्लूड की जाएंगी? प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी, हाई डेट वैल्यू कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी. जिनके डेट लिस्टेड हैं बस उन कंपनियों को भी कंसीडर नहीं किया जाएगा. और केवल 2 कमिटीज की मेंबरशिप और चेयरपर्सनशिप कंसीडर की जाएगी टू बी काउंटेड ओनली फॉर ऑडिट कमिटी प्लस स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी. केवल इन दोनों को कंसीडर किया जाएगा, किसी और को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है. आगे फिर हमारा लास्ट पॉइंट आता है, कहता है जी रिपोर्ट ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू द मेंबर. पूरी रिपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाकर मेंबर को सौंप दी जाएगी. क्या क्या कहा जाएगा? हाँ जी, पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर अगर मैं आपको एक होमवर्क दूं छोटा सा, आप करोगे? किसी भी लिस्टेड एंटिटी की ना रिपोर्ट निकालना और उसकी रिपोर्ट ये वाली पढ़ के देखना. शायद आपको जो मैं पढ़वा रहा हूं वो सुनने की भी जरूरत ना पड़े, वैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए. या फिर हो सके तो उस रिपोर्ट को सामने रखना और जो मैं बोलने वाला हूं उसे सुनना शुरू करना, उससे भी फायदा मिलेगा. ठीक है, तो आप चाहो तो फटाफट निकाल सकते हो अभी के भी, ताकि जब मैं बोलना शुरू करूं तो आप उसे मेरे साथ कंपेयर कर सको. अगर मैं कहूं कि पर्पस क्या है, तो पर्पस केवल ये बताना है आम जनता को कि जी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, कितने एग्जीक्यूटिव हैं, कितने नॉन एग्जीक्यूटिव हैं. उसके बाद फॉर एग्जांपल कितने प्रमोटर्स हैं जो डायरेक्टर हैं, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, उनका नाम, सब कुछ. फिर हर कमेटी का मेंबर कौन है और उनमें से कौन से एग्जीक्यूटिव हैं, कौन से नॉन एग्जीक्यूटिव हैं. हर व्यक्ति ने कितनी, इस कमेटी की कितनी मीटिंग्स हुई, हर व्यक्ति ने कितनी मीटिंग अटेंड की. किसी भी लिस्टेड कंपनी की लिस्ट निकालेंगे, खासकर टीसीएस और इन्फोसिस की निकाल दीजिएगा, क्योंकि वहां डिस्क्लोजर बहुत अच्छे लेवल का होता है. तो यू विल फील कॉन्फिडेंट इनफ कि बहुत अच्छा, मतलब एकदम साथ में जैसे मैं पढ़ता जा रहा हूं वैसे वैसे आपको सब कुछ नजर आता रहेगा. ठीक है ना? तो देखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको बताना पड़ेगा कंपोजिशन एंड द कैटेगरी ऑफ द डायरेक्टर्स. फॉर एग्जांपल वो प्रमोटर है, एग्जीक्यूटिव है, नॉन एग्जीक्यूटिव है, इंडिपेंडेंट है, नॉमिनी है, वो कौन है. उसके बाद अटेंडेंस ऑफ द ईच डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कितनी मीटिंग अटेंड की है उसने, लास्ट एजीएम अटेंड की है कि नहीं, पूरे साल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कितनी मीटिंग हुई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कब हुई है, किस किस डेट को हुई है. और डिस्क्लोजर बिटवीन द डायरेक्टर इंटर से, मतलब कितने डायरेक्टर इंटरेस्टेड रहे हैं उन बोर्ड मीटिंग में और कितने डिसइंटरेस्टेड रहे हैं. ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन क्या है. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेफरेंस, मतलब कौन कौन से मैटर्स ऑडिट कमेटी के पास गए हैं, कितनी मीटिंग हुई है और उनमें किस किस ने मीटिंग में अटेंडेंस दी है. रेम्युनरेशन कमेटी, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेफरेंस, रेम्युनरेशन कमेटी के पास कौन कौन से मुद्दे देखे गए. कंपोजिशन क्या है, मीटिंग्स कितनी बार हुई है, किस किस ने अटेंड किया है. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सिलेक्शन का क्राइटेरिया इनका क्या है. तो ये सिंपल सी बात लिखी होगी हर जगह कि हम 149 सबसेक्शन 6 की रिक्वायरमेंट को पूरा करके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट को देखते हैं. उसके बाद शेयर होल्डर ग्रीवेंसेस कमेटी, कितने एग्जीक्यूटिव हैं, कितने नॉन एग्जीक्यूटिव हैं. कंप्लायंस ऑफिसर कौन है, कितनी कंप्लेंट्स रिसीव हुई, कितनी कंप्लेंट्स रिजॉल्व हुई, कितनी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हुई, पेंडिंग.
स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, फिर अगेन एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव कंप्लायंस ऑफिसर कौन है, कितनी कंप्लेंट्स रिसीव हुई, कितनी रिजॉल्व हुई, कितनी पेंडिंग हो गई, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, कौन कौन से मैटर्स इसे सौंपे गए, कंपोजिशन क्या है, कितनी मीटिंग हुई ड्यूरिंग द ईयर, बस ये सब। डिस्क्लोजर्स में, डिस्क्लोजर्स के अंदर आपको खास तौर पे ये बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी मटेरियल सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर डेट में है वो पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एट लार्ज, सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई हैं पूरे साल में, मतलब चाहे डायरेक्टर्स के साथ हुई हैं, चाहे डायरेक्टर्स की इंटरेस्टेड कंपनीज के साथ हुई हैं, तो उन सबकी डिटेल्स ऑफ द नॉन कंप्लायंसेस, कंपनी के ऊपर अगर कोई भी पेनल्टी, 1 रुपए की भी पेनल्टी लगी है तो उस पेनल्टी की डिटेल बताइए कि कौन कौन सी पेनल्टी लगी है और कौन से सेक्शन के लगे हैं और कितनी अमाउंट की पेनल्टी लगी है। फिर कंपनी की विसल ब्लोअर पॉलिसी कैसी है, कंपनी की विसल ब्लोअर पॉलिसी हर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। फिर डिटेल ऑफ द कंप्लायंस विद द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ द नॉन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉज 49। ये क्लॉज 49 एग्रीमेंट होता है स्टॉक एक्सचेंज के साथ कि हम डिस्क्लोजर करेंगे हर छोटी छोटी घटना का, तो आपको यहां पर भी डिस्क्लोजर मिल जाएगा, मतलब कि ये क्या हमने कंप्लायंस किया है कि जो घटनाएं मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोजर की कि जो करनी है, एलओडीआर में लिखा है, शेल लिखा है, वो तो की करनी है। उसके अलावा कुछ और नॉन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट आया है, तो कई बार आप स्टॉक एक्सचेंज में इंफॉर्मेशन देखते हो कि हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया है 3 करोड़ रुपए का, वो नॉन मैंडेटरी है बट कंपनियां बताती है ना उसे भी। चलिए, तो ये सारा डिस्क्लोजर हो सके तो प्लीज एक बार किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देख लीजिएगा। फिर आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड द बोर्ड ऑफ द बोर्ड एंड इट्स डायरेक्टर। देखो कंपनी एक्ट में बहुत सारे सेक्शन हैं जो कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बात करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होना चाहिए कि हाउ दे आर परफॉर्मिंग। कौन कौन से ऐसे सेक्शन है जो बात करते हैं, सेक्शन 134 ये कहता है जी एक स्टेटमेंट ऑफ एनुअल इवैल्यूएशन ऑफ द बोर्ड बनाई जाएगी कि बोर्ड का परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर कैसे रहा। ये भी आपको किसी भी कंपनी की लिस्टेड कंपनी की एंटिटी की रिपोर्ट में नजर आ जाएगा। हालांकि सारी ग्लोबल बातें लिखी होती हैं कि हमने कंपनी को बहुत अच्छे उस पर पहुंचाया है, कंपनी की टर्नओवर यहां से यहां पहुंचा दी है, ये ग्लोबल लाइन है और कुछ नहीं। फिर नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी सेक्शन 178 कहता है टू आइडेंटिफाई द पर्सन टू बी अ डायरेक्टर, यानी कि भाई डायरेक्टर बनने के लिए कौन आपको रिकमेंड करेगा, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी रिकमेंड करेगी। तो फिर ये प्रोविजंस हैं क्या, ये इवैल्यूएशन का बताते हैं कि किसी भी डायरेक्टर का इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है। तो नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी की जो पॉलिसी है उसके बारे में डिस्क्लोजर जरूर आएगा, 178 में लिखा है। फिर शेड्यूल 4 जो मैं कह रहा था ना कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इवैल्यूएशन करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तो शेड्यूल 4 उसकी चर्चा करता है कि शेड्यूल 4 में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करते हैं, किसकी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इवैल्यूएशन करते हैं। तो ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जो कि इवैल्यूएशन की बातें करते हैं, 134, 178 एंड शेड्यूल नंबर 4, जहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक हो गई इतनी बात। तो दोस्तों ये था आपका पूरे का पूरा सेबी एलओडीआर। अब हम आगे वाला टॉपिक जो पकड़ेंगे वो होगा सेबी टेक ओवर रेगुलेशन। ठीक है, चले जी, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।